ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मकर लग्न से, ठीक है। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांग विवाह यस्मने पुंडरीकाक्षस्मिन् शुचिः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओके, तो भृगु संहिता पहले क्या बोलता है मकर लग्न के लिए। मकर लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति संतोषी, भीरु, उग्र स्वभाव के, निरंतर पुरुषार्थ करने वाला, वंचक, बड़े नेत्रों वाला, सठ, मनमौजी, अधिक संतानवान, चतुर, लोभी, कफ तथा वायु से पीड़ित रहने वाला, लंबा शरीर वाला, ठग, कामोगुणी, पाखंडी, आलसी, खर्चीला, धर्म के विमुख आचरण करने वाला, स्त्रियों में आस्था असक्त, कवि तथा लज्जा रहित होता है। वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में सुख भोगता है, मध्य अवस्था में दुख रहता है तथा 32 आयु के वर्ष के बाद अंत तक सुखी रहता है। ओके, हाँ, मतलब आप लोग ये एक चीज़ नोटिस करिएगा, जो भी सैटर्न जिनकी कुंडली में ज़्यादा प्रॉमिनेंट आएगा ना, उनकी चीज़ों में एक चीज़ प्रबल आती है, आपको देखने को मिलेगी कि जो मतलब उनकी स्टार्टिंग लाइफ में क्या होगा। स्टार्टिंग लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स आएंगे, मतलब स्टार्टिंग लाइफ अच्छा रहेगा, मिडिल लाइफ खराब जाएगा, और जो एंड का लाइफ है वो बढ़िया जाता है। मकर लग्न, यहाँ पर इनका जो भाग्योदय है वो 32 के बाद होता है। 32 के बाद होता है इनका भाग्योदय। एक्चुअली बोला जाता है, आप लोगों को पता होगा कि ये चीज़ कहाँ से आया, आप लोगों को पता है ना, एक्टिवेशन पीरियड से आया है। क्योंकि सैटर्न का जो एक्टिवेशन पीरियड है वो 32 ईयर्स पे होता है, तो उनके भावों को भी एक्टिवेट कहीं ना कहीं उसी टाइम के आसपास मिलता है, 30 से लेके 34, ठीक है। तो अगर किसी के भी दशम भाव से संबंध बना रहा है, दशम भाव में बैठा हुआ है, दशम भाव कार्मिक क्षेत्र है तो अलग बात हो गई, लेकिन जैसे दशम भाव का मालिक है या फिर वैसा सब, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा 30 से लेकर 34 के वर्ष की उम्र के बाद ही उसका ज़्यादा राइज मिलता है करियर में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पराशरी जी की तरफ। पराशरी जी क्या बोलते हैं मकर लग्न के लिए। मकर, फलित बिंदु देख लेते हैं पहले। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। अच्छा, एक चीज़ बताइए, शनि अगर लग्न का या पंचमेश का मालिक होता है, पंचमेश चतुर्थेश का मालिक होता है, इससे किसी किसी लग्न के लिए शनि जो हो जाता है वो क्या होता है, योग कारक हो जाता है। 2 ही ग्रह सिर्फ योग कारक बनते हैं अलग अलग कुंडलियों के लिए भी, लेकिन 2 ही ग्रह बनते हैं। कौन कौन से, किसी को पता है? योग कारक, पूर्णतः योग कारक ग्रह कौन कौन से? मार्स और शनि। हाँ, मार्स और शनि। तो इसी पे हम लोग थोड़ा एक बात कर लेते हैं। आज हमने एक रील देखा जहाँ पर एक मैडम जी थी, वो बोल रही थी कि प्लेसमेंट्स ऑफ सैटर्न, यहाँ पर उन्होंने देखा हुआ है कि सैटर्न बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। प्लेसमेंट्स ऑफ सैटर्न, यहाँ पर सैटर्न बहुत बढ़िया से परफॉर्म करता है, ठीक है। उन्होंने बोला 5वां घर, उन्होंने बोला शायद आई थिंक 10वां घर, उन्होंने बोला 9वां घर, एक घर में मिस आउट करो, शायद 12th बोला। तो 12th तो ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई पापी ग्रह होता है, पाप स्थान में बैठता है, तो अच्छा परफॉर्म कर देता है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा पोजीशन गलत है, कौन सा पोजीशन ठीक है? 5 और 9 तो गलत है। 5 और 9 बिल्कुल गलत है, एग्जैक्टली। 10वां ठीक ठाक, क्योंकि स्टार्टिंग एज में दिक्कत देगा, एंडिंग एज में ठीक देगा फल। तो 5, जैसे उनका क्या, मेरे को जहाँ तक समझ में आता है, उनके कुंडली का योग कारक ग्रह होगा सैटर्न।
या फिर अच्छा जैसे लग्न का मालिक हो गया, द्वितीय भाव का मालिक हो गया, पंचम में बैठ गया, राइट। या फिर अच्छा प्लेस्ड होके केंद्र या त्रिकोण का एक्सचेंज हो गया, जैसे दशम भाव का मालिक हुआ, पंचम में बैठा, पंचम भाव का स्वामी दशम में चला गया, तो एक्सचेंज हो गया। तो उनकी जो दशा है वो बहुत मस्त जा रही है। शी इज सेइंग कि शी इज हैविंग अ ब्लास्ट इन हर ओन लाइफ। ज्योतिष को कभी आप अपने लाइफ से मत करके देखिए, आपकी कुंडली यूनिक है, आपको अलग फल मिल रहे हैं। वरना सबके सब इलॉन मस्क रहते, सबके सब जेफ बेजोस रहते कि नहीं? वही वाली बात है, स्टीव पर जॉब्स रहते। मिनट के हिसाब से बदल जाती है कुंडली। बिल्कुल बदल जाती है मिनट के हिसाब से। जब आप नाड़ी में जाओगे ना, वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि नाड़ी मतलब कितनी मतलब छोटी चीज़ें बदल जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे वहाँ पर जो सब लॉर्ड का कॉन्सेप्ट है, सब लॉर्ड वो 0.3 डिग्री पे ही बदल जाता है, 0.3 डिग्री पे किसी किसी चीज़ के लिए। तो वहाँ पर बहुत दिक्कत है, मतलब वहाँ पर अगर कुंडली का सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है या फिर ये ठीक नहीं है तो बहुत बहुत इफेक्ट आता है। चलिए वापस चलते हैं फिर बिंदु पे। सूर्य इनका कारक ग्रह माना जाएगा। एक्चुअली ये ना ही शुभ होगा या ना ही अशुभ होगा, क्योंकि इस लग्न के लिए वो अष्टमेश है, एथ हाउस लॉर्ड है, लेकिन सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश होने का पाप नहीं रखता है। तो इस हिसाब से ये ना शुभ होगा ना अशुभ। ना शुभ ना अशुभ। चंद्र चंद्र इनका कारक होगा, लेकिन मारक भी होगा क्योंकि सप्तमेश है। उसके बाद मंगल इनका अकारक होगा, चतुर्थेश लाभेश होगा, अकारक। तू भी सीख ले एस्ट्रोलॉजी। अभी मेरी लूना को आया है हीट, पूरे घर में मावा वाव चल रहा है, और है 11th हाउस लॉर्ड। उसके बाद बुध बुध इनका अकारक है, षष्टमेश है और भाग्येश है। ये एक्चुअली अकारक नहीं माना जाएगा, इट विल बी नॉर्मल। षष्टेश का 6th हाउस का लॉर्ड का पाप तो देगा ही, फल तो देगा ही, लेकिन 9th हाउस भी है, भाग्येश भी है, तो वहाँ का भी फल देगा वो। गुरु पूर्ण अकारक, पूर्ण अकारक। उसके बाद शुक्र पूर्ण कारक। शुक्र इस लग्न के लिए क्या होता है? पंचमेश और कारक है और दशमेश तो क्या बन गया? कारक बन गया। अरे भाई योग कारक बन गया ना, केंद्र और त्रिकोण एक साथ स्वामी हो गया। एक्चुअली एक चीज बताता हूँ, ठीक है। एक्वेरियस लग्न वाला जो शनि होता है वो मोर कामिंग होता है, मकर लग्न वाला शनि ज्यादा हार्ड वर्क देता है। वी ऑल नो दिस, ठीक है। लेकिन मकर लग्न के लिए शनि ज्यादा अच्छा फल देता है, और एक्वेरियस लग्न के लिए मतलब कुंभ लग्न के लिए थोड़ा ठीक ठाक फल देता है, ठीक है। वैसे वाली सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर मकर लग्न में वो लग्न का मालिक द्वितीय भाव का मालिक है। वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, कुंभ लग्न में वो द्वादश भाव का मालिक हो जाता है। कुंभ लग्न वालों का इजी होता है फॉरेन सेटलमेंट, इसी वजह से। 2-3 लग्न है जहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट काफ़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैंने कभी ये सिखाया था कि कैसे प्लैनेट्स के हाउसेस मिले हुए हैं फिलोसॉफिकल वे, और ये क्या बोलते हैं इसको, और ग्रह वाइज, सोलर सिस्टम वाइज फिलोसॉफी में कैसे प्लेस्ड किया हुआ है, क्यों हमेशा जो मतलब सैटर्न को एक एक पास में क्यों मिला, उसके बाद बुध का ऐसा प्लेसमेंट क्यों है, मतलब राशियों का प्लेसमेंट कभी आप लोगों ने समझने की कोशिश की है क्यों है वैसा? किसी को आइडिया? नहीं। चलो समझाते हैं, ट्राई करेंगे समझाने का। ऐसे ही होता है ना, सिंह लगनी पकड़ लेते हैं, मेष मेष पकड़े तब भी चलेगा, सिंह तब तब सिंह में आसानी समझ में होता है। सूर्य मतलब सूर्य का ये है, ये हो गया किंग आपका, ठीक है। ये हो गई क्वीन, ये दोनों एक आसपास रहेंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा किंग का रिलेटिव कौन होगा? किंग के बाद, क्वीन के बाद सबसे ज़्यादा पास में कौन होगा उसका? मार्स जो है, हट पागल, सॉरी वो मरकरी। प्रिंस होगा ना, प्रिंस। हाँ प्रिंस। राइट। उसके बाद
उसके बाद कौन होगा? तो उसके बाद उसका मिनिस्टर होगा। उसके बाद कौन होगा? तो उसका राजगुरु होगा। सॉरी, उसके बाद कौन होगा? तो उसका सेनापति होगा, सेनापति। उसके बाद कौन होगा? तो फिर उसके बाद उसका गुरु होगा, राजगुरु जो होते हैं, दंड या फिर जो दंड दंड देते हैं। दंड का निर्णय भी आगे राजगुरु ही करते थे, जब किंग को नहीं समझ में आता था। उसके बाद ये देखो, 5th हाउस में वो पढ़ा भी रहा है उसका और दंड देने की शिक्षा भी दे रहा है। 8th हाउस इज ऑल्सो दंड, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद प्रजा। एक मिनट रुक जाना गाइस, एक थोड़ा फोन आया है हमारा, एक मिनट रुको। सर आपने बोला था कि मकर, अरे भाई वेदांत का क्या भयंकर आ रहा है प्रोफाइल पिक्चर। आपने बोला था मकर लग्न वालों की हाइट बड़ी होती है, बट मेरा तो थोड़ी कम है। नौ अंशों में डिपेंड करेगा, नक्षत्र पे डिपेंड करेगा, इतनी सारी चीज़ें हैं। वो तो एक जनरल रीडिंग दे दिया आपको। उसके बाद आती है भाई यहाँ पर प्रजा। प्रजा को क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में, क्या नाम है? सिविलियन, सी, सिविलियंस। सेना भी इसी को बोल सकते हैं। नहीं, सेना यहाँ पर है ना, सेना यहाँ पर है। एक राजा का भाग यही सेना चलाता है। नहीं, क्या वो अजीब बात है। सेना और सेनापति अलग होंगे फिर। नहीं, मतलब वही सेना सेनापति यही है, यही आता है, मंगल ही आएगा यहाँ पर, सेना सेनापति वही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मकर, मकर लग्न के बारे में ही बात करते हैं। आप लोग बड़ा कम क्वेश्चन पूछते हो यार, सही में इतना इतना एडवांस हो गए अब तो थोड़ा क्वेश्चन पूछा किया करो। लगता है हम कुछ पढ़ा ही नहीं रहे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। यद्यपि बुध अकारक है, तथापि दूसरे ग्रहों की महादशा में इसका अंतर्दशा आने पर यह शुभ फल प्रदान नहीं करता, परंतु मकर लग्न के जातकों के बुध की अपनी महादशा पूर्ण लाभ, धन एवं सुख प्रदान करती है। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुध की अंतर्दशा बुरी होगी, विल बी बैड, लेकिन बुध की खुद की दशा, महादशा, ये अच्छी होगी, गुड। ठीक है। उसके बाद यदि लग्न में गुरु हो, सप्तम भाव में शुक्र हो तथा अष्टम भाव में बुध हो, तो जातक दीर्घायु लेकिन दर दर भटकने वाला तथा निर्धन होता है। ओके, वीनस यहाँ पर आ गया, बृहस्पति यहाँ पर आ गया, जुपिटर यहाँ पर आ गया, बुध यहाँ पर चला गया, मर्क्यूरी यहाँ पर चला गया। ओके, ये यहाँ से ये हो गया, द्वादश हो गया, ये नीच का हो गया, और यहाँ से तृतीय हो गया, यहाँ से सप्तम दशम हो गया। लेकिन पैसे के घर से कोई संबंध तो है नहीं। अच्छा, द्वादश भाव का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ का स्वामी, हाँ ठीक ही है। ओके, सब जुपिटर का ही किया धरा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र केवल पंचम भाव में रहकर ही अनुकूल फल दे सकता है। दशम भाव शुक्र धन हानि करता है, मतलब वीनस अगर यहाँ पर बैठे तो धन हानि कहीं ना कहीं किसी तरह से करेगा, लेकिन यहाँ पर बैठे तो पूर्णता फलदायक होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठने वाला वो खराब काम करेगा। द थिंग इज, ऐसे ऐसे जातक को आप होगा क्या, मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ से 6th है तो उसमें एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज, ऐसे जातक को काम जहाँ पर करना है ना, वहाँ पर भी उसको लग्जरी चाहिए। वीनस है, ऊपर से उसकी स्वराशि मिल गई। अब नक्षत्रों का हम बात नहीं करेंगे, नक्षत्र 3 आएगा, स्वाति, नहीं स्वाति आएगा, हाँ
सॉरी चित्रा, स्वाति और विशाखा, ये 3 नक्षत्र आएंगे। तो यहाँ पर राहु का एक नक्षत्र हो गया, एक नक्षत्र हो गया आपका राहु का एक नक्षत्र मिल गया, एक नक्षत्र मिल गया आपको इसका मंगल का, और एक मिल गया आपका जुपिटर का। तो वहीं पे दिक्कत आएगी। जैसे अगर ये राहु की तरफ चला गया, जो वीनस राहु के नक्षत्र में चला गया, तो ऐसे जातक क्या करेंगे? ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा मतलब जैसे समझ लो कि ड्रे ड्रीमिंग वाला कहीं ना कहीं हो जाएंगे आदमी। बिजनेस उसको ऑब्वियसली ऐसे प्लेसमेंट को आप जॉब नहीं करवा सकते, वो करेगा ही नहीं। अगर करेगा तो उसको हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए, लाइक सीईओ एसईओ, वैसा भयंकर वाला उसको जॉब चाहिए, नीचे वो काम नहीं करेगा। यहीं पे अगर जैसे अनुराधा की तरफ चला गया वीनस, तो फिर लाइक इस कुंडली के लिए वो प्रबल आकारक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आ जाएगा। अगर वो भी हम छोड़ देते तो खुद के ग्रहों की अपनी अपनी खुद की ये हो जाएगी। ऑल्दो वीनस इन दिस पोजीशन अलोन इज नॉट बैड फॉर मनी, जुपिटर के प्लेसमेंट्स भी हम लोग को देखने पड़ेंगे। और हानि यानी सूर्य तो यहाँ पर हानि उतना करेगा नहीं, हानि करेगा जैसे तब बृहस्पति, और आपका हानि करेगा मंगल, और हानि करेगा आपका बुध कहीं ना कहीं। ठीक है, ये कुंडली उतना खराब होता नहीं है, तो इनको हमको देखना पड़ेगा ज़्यादा करके। ठीक है फिर मंगल अगर अच्छे ग्रहों के साथ बैठ जाए या फिर उच्च हो जाए या फिर आत्मकारक बन जाए तो शुभ फल देगा या नहीं? आत्मा कारक का शुभ फल से कोई दिक्कत, कोई संबंध नहीं है, पहले तो ये बात है। आत्मा कारक का शुभ फल से कोई संबंध नहीं है, जहाँ तक मुझे जैमिनी पता है, आत्मा कारक का कोई भी संबंध नहीं है शुभ फलों के साथ, शुभ अमात्य कारक का या है। फिर कोई अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाए, उच्च हो अच्छे जाए ग्रह का कहीं। बैठ, अच्छे ग्रह के जैसे सोचो सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है, मार्स यहाँ पर बैठ जाए, उच्च का हो गया। अब यहाँ पर प्रबल भयंकर योग बन गया, ये है मतलब बहुत भयंकर ये योग बन गया, बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा योग बन गया ये। और पैसे भी अच्छे आएंगे, खुद से आदमी पैसे कमाएगा, ये होगा सेल्फ मेड मैन। दिस मैन विल बी सेल्फ मेड मैन। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखा हुआ है जो कि आएगा सामने, सैटर्न प्लस वीनस यहाँ पर। उफ, ये मैंने 2 जन की कुंडली में देखा है। आई थिंक वन इज मोदी एंड वन इज जो मेरे क्लाइंट है, डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट भी बने हुए, उनके उनके कुंडली में मैं भी तो हूँ। अच्छा, आपका भी यही यही है, सैटर्न प्लस वीनस 10th हाउस? दश मानसा में है। आज नहीं, दशमांशा अलग हुआ। मैं सोचा लग्न हुआ था तो सर है मजा तो। है, तब तो भाई तब तो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन है, सैटर्न प्लस मतलब वीनस यहाँ पर, सैटर्न प्लस मार्स, ये आदमी ना भाई सेल्फ मेड होगा एकदम, भयंकर वाला सेल्फ मेड। यू कैन नॉट टच हिम, लाइक टच ही नहीं कर पाओगे, ऐसा आदमी बन जाएगा, भयंकर पावरफुल, मतलब बल्ले बल्ले। क्योंकि यहाँ से मेरा दशम दश है, मानसा में पता ही नहीं होगा। दशमांशा में अगर बना हुआ है दशम भाव में, तो मतलब कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं वैसा आप बन सकते हो, पोटेंशियल है आपके भीतर वैसा अचीव करने का। उसके बाद शनि दशम भाव में हो तो पत्नी दीर्घायु होती है, पर वह स्वयं मृत्यु का लबदा ओढ़े कठोर एवं कर्कश स्वभाव का होता है। अच्छा, मृत्यु नहीं, मृदुता। सैटर्न अगर यहाँ पर हो तो जातक खुद ही, अच्छा यहाँ से क्यों प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है जातक को क्यों यहाँ से प्रॉब्लम है? जातक, से फोर्थ पे प्रॉब्लम हाँ देता है, फोर्थ हाउस पे। हाँ हाँ, वही वाला एग्जैक्टली। तो जातक को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा मेंटली, वो थोड़ा उसका स्वभाव रूखा हो जाएगा, ठीक है, कटु हो जाएगा उसका स्वभाव, लेकिन बीवी को लंबा उम्र मिलेगा। यहाँ पर अगेन आप यहाँ पर प्रेडिक्शंस क्या क्या दे सकते हो, इसी सिर्फ इसी जगह से आप प्लेसमेंट प्लेसमेंट से क्या क्या प्रेडिक्शन दे सकते हो, कोई बता सकता है? ये सेकंड लॉर्ड 10th हाउस अपने से 9th पे गया कि एग्जॉल्ट हो गया तो अच्छा होगा मनी वाइज तो। ऑब्वियसली मनी वाइज अच्छा होगा, लेकिन कितने उम्र के बाद वो सैटर्न अपना वो छोड़ेगा नहीं, जितना नहीं छोड़ेगा, तो 32 के बाद। 32 के बाद ही इसको प्रोफेशनली ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। उसके पहले प्रॉब्लम्स रहेंगे। जो शरीर से कोई दिक्कत हो सकता है, शरीर में कोई चोट लगना, खास करके सर पे चोट लगना, सर पे टाके लगने, या फिर चेहरे पे कोई निशान होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं माता के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर माता के लिए नहीं होगा तो घर के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, 32 साल की उम्र तक इसको हो सकता है अपना घर ना बना पाए। एक्चुअली ऐसे जातक को अगर पैसा भी अच्छा कमा रहा है तो हम उनको बोलते हैं कि आप घर मत बनाइए इतना जल्दी, घर इतना जल्दी मत बनाइए। सैटर्न का दृष्टि अगर चतुर्थ भाव में पड़ता है, शनि का संबंध होता है चतुर्थ भाव से, तो हम लोग बोलते हैं 32 साल के पहले घर ना बनाना ही सही है। 32 साल के पहले घर ना बनाना ही सही है। अगर बना रहे हो तो किसी और के नाम पे बनाओ, मम्मी पापा किसी और के नाम पे क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, राइट, वैसे करके। उसके बाद गुरु जितना ही कमजोर पाप कत्र अस्त या कम अंशों में होगा, उतना ही श्रेष्ठ
सफल एवं धनदायक होगा। देखो पहला ऐसा बोला जा रहा है कि जुपिटर अगर वीक हुआ उतना ही बेटर है, जितना वीक उतना बेटर। अब नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताएगी, ठीक है। भाई कौन बार बार मैसेज किया जा रहा है, इतने मैसेज किसके आ रहे हैं? इसको काट दो भाई। एफर्ट्स और लॉस के स्वामी है। थर्ड हाउस कहीं ना कहीं त्रिशिडाय में भी आता है ना, तो वहाँ पर भी दिक्कत है ना। 12th भी तो है सर। 12th भी है, लॉस है, ऑब्वियसली हर चीज़ का लॉस है 12th में है, तो उसका भी स्वामी है। सर फिर मौका अच्छा तो एक उधर चीज़ ही है। बताओ, अच्छा एक चीज़ बताओ, इसमें अगर जुपिटर अगर बहुत ज़्यादा वीक हो जाए तो शादी के लिए क्या होगा? शादी के फिर क्या होंगे? अगर सोच लो ये लड़की का चार्ट है और जुपिटर भयंकर पीड़ित है, तो शादी कैसे होगा? ट्राई मारो कोई, शादी होगी कि नहीं होगी, क्या हो सकता है? थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी बट चल जाएगी। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी मगर चल जाएगी। शादी होगी? लेट होगी। लेट होगी। किसी और को कुछ करना है, गेस करना है? ये वीक मतलब क्या फर्स्ट हाउस पे? हाँ पकड़ लो फर्स्ट हाउस पे, चलो। उस पे तो दृष्टि डाल देगा तो इफेक्ट एक्सॉल्टेड दृष्टि आ जाएगा ना। अच्छा छोड़ो, सोचो कि 10th हाउस में अस्त हो गया, 10th हाउस में अस्त हो गया। अब बताओ, दुश्मन के घर पे है और अस्त हो गया, अब क्या होगा? शादी होगी नहीं होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इस लग्न के लिए से बोला गया कि आप लोग को बोल दिया गया कि भैया अगर आपका मतलब इस लग्न के लिए जितना ही बृहस्पति कमजोर हो उतना ही श्रेष्ठ है, ठीक है, इतना ही धनदायक होगा। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया कि भैया स्त्री के कुंडली में तो कौन सा होता है इसका कारक? जुपिटर ही होता है ना कारक मैरिज का। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया कि अगर जुपिटर यहाँ पर वीक हो जाएगा तो शादी कैसे होगी लड़के की या फिर लड़की की, खास करके लड़की की। वीनस की हेल्प ले सकते हैं, यस, वीनस की और मून की हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू हिमांशी जी। वीनस और मून की हेल्प से होगी, समझ में आया? हिमांशी जी इतना इतना धैर्य से सुन रही थी, उनको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवम भाव स्थित गुरु जातक के सात्विक बना देता है। जातक तीर्थ यात्राएं करता है तथा साधु संतों में उसका चित्त लगता है, अगर जुपिटर यहाँ पर बैठा हो तो। उसके बाद अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर जुपिटर यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर बैठा है तो क्या इस लगने के लिए खराब है या अच्छा है? खराब है। जुपिटर यहाँ पर कौन सा राजयोग बनाएगा? विपरीत। यस, विपरीत राजयोग। देखो आप लोग ना इन सब चीज़ों में कोर एस्ट्रोलॉजी को मत छोड़ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं एप्लीकेशन में कुंडली देखते समय काम आएगी आप लोगों की, यस, लेकिन कोर चीज़ों को मत छोड़ना। वीनस, जुपिटर, मून सौम्य ग्रह हैं, 6, 8, 12 में परफॉर्म नहीं करते। इन सब चीज़ों को मत भूलना। भले ही कुंडली के हिसाब से विपरीत राज्यों का बन गया, लेकिन जुपिटर क्या वहाँ पर अच्छा से परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बेटर कौन रहता है वहाँ पर? मार्स, राहु, सूर्य, ये सब प्लैनेट ज़्यादा बेटर है उन स्थानों पे। अब एक चीज़ देखना, हम लोग बोलते हैं अच्छा सूर्य अगर लग्न बैठे तो कौन सी अच्छा जैसे सूर्य इस लग्न में जैसे प्रवेश कर रहा है तो कौन सा दिन होगा वो, कोई बता सकता है? 15 जनवरी। 14-15 जनवरी। क्या होता है उस दिन? मकर मकर संक्रांति। संक्रांति। मकर संक्रांति। गुड, हम लोगों को याद है। इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि अष्टमेश होने का पाप नहीं लगता, क्योंकि उसी समय मकर संक्रांति को सूर्य किस आयन में रहते हैं, किस आयन में प्रवेश करते हैं? उत्तरायण। उत्तरायण। गुड। तो उत्तरायण में बहुत बड़ा महत्व है वहां पर उत्तरायण का। इस चीज को मत भूलिएगा। उसके बाद यह सन का नक्षत्र भी पड़ रहा है शायद 10 डिग्री तक, तो
नेगेटिव नहीं होगा। क्या सन का? उसका आषाढ़ा पड़ता है ना इसमें हाँ शुरुआत में ही। हाँ हाँ, शुरुआती में उत्तराषाढ़ा पड़ता है। पहले तो चालू आपका माघा से होता है ना? नहीं, ओके, भूल गया मैं। शनिवार निकित कारण में क्षरात्र पश्चात माघा, नहीं, मूला आएगा, मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा। सॉरी, खिच हो गया है गले में, भिक्स लाना पड़ेगा। हो गया। लग्न में मंगल हो तो भूमि संबंधित कार्य में जातक की विशेष लाभ रहता है। माँ दीर्घायु होती है तथा उसका स्वभाव क्रोधी होता है। अब ये तो समझ में आने वाली बात थी। यहाँ पर एक्सॉल्टेड हुआ, चतुर्थ भाव की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, लेकिन नीच की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, नीच वाली दृष्टि। तो कहीं ना कहीं पत्नी के साथ ढिशुम ढिशुम होगा। उसके बाद पंचम भाव में चंद्रमा हो, नवम भाव में गुरु तथा लग्न में बुध व शुक्र हो तो जातक उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा वो योग प्रबल राजयोग में से एक है। पंचम भाव में चंद्रमा एग्जॉल्टेड हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है नवम भाव में गुरु, चलो गुरु को डाल देते हैं। उसके बाद लग्न में बुध एवं शुक्र, मर्क्यूरी प्लस वीनस, इतना ही। ये मून होगा, मून मार्स, मून, ठीक है। वाह, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पड़ गया, एक यहाँ से इसको दृष्टि पड़ गया लेकिन नीचे हो गया। मर्क्यूरी वीनस दोनों ही योग कारक माने जाएंगे, नवम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी, और योग कारक की स्थिति लग्न में ही बैठ गई। हाँ, तो ठीक ही है। कोई बता सकता है बिना दशा देखे कि इसकी जॉब कब लग सकती है? किस एज में इसको अच्छा जॉब लग सकता है, सरकारी जॉब खास करके? वीनस महादशा। वीनस। विनस महादशा है नहीं, ना ही मर्क्यूरी की महादशा है। आप बताओ। सैटर्न। सैटर्न की ही महादशा नहीं है, सूर्य की महादशा चलिए। अब बताओ, मिला ही नहीं इसको दशा। चलो नॉर्मल दशा मैं दे देता हूँ। अब चल, मर्क्यूरी की दशा तो नहीं दे सकता, मून की दशा दे देता हूँ। चलो, इसके जवानी में मून की दशा आ गई। अब फिर करो। अंतर्दशाओं में हो सकता है थोड़ा चांस। अरे एक्टिवेशन पीरियड भी तो देखो रे भाई, अगर आपको ब्लैंक चैट बोल रहा हूँ तो एक्टिवेशन पीरियड्स पे जाओ ना। दशा आपको नहीं पता तो। 28। 28 किसका एक्टिवेशन पीरियड है? नहीं 26, वीनस का 26 है ना। 26 है, 25 26। अमून का 24। 24। तो 24 से लेके 26 इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं। याद रखना, फर्स्ट हाउस में, सिक्स हाउस में, 10th हाउस में गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोगों को 10th हाउस का, मतलब एक चीज़ बताता हूँ, अगर उसका जॉब लग गया है ना, प्रमोशन आप 10th हाउस से नहीं देखोगे, प्रमोशन आप फर्स्ट हाउस से देखोगे। इस चीज़ शायद आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि किसी भी, अगर सोचो किसी का कोई ऑफिसर है आपके पास कि सर मेरा प्रमोशन अटका हुआ है, कब तक क्लियर होगा आपके हिसाब से, कब तक हो सकता है? तो पहले तो आप गोचर देखो, गोचर उस साल का है ऐसा कुछ कि उसको मिल सकता है ऐसा कुछ? नहीं। अब गोचर आप किसका देखोगे? तो दशम भाव, प्रथम भाव और सिक्स हाउस का लॉट का देखोगे। सिक्स हाउस चाहिए वहाँ पर भाई। इस आदमी के पास कितना दम है कि सामने के शत्रु को हरा सकता है। ठीक है, छठा भाव हमेशा खराब नहीं है, सप्तम भाव में आपके शत्रु हैं तो सप्तम से छठा द्वादश होता है, मतलब शत्रु वहाँ पर हारता है सिक्स हाउस में, वो बढ़िया। 12th में आप हारते हो, सिक्स में आप जीत जाते हो। तो 1 6 10 में ही सरकारी नौकरियां लगती हैं, 1 6 10 11 बेस्ट है सरकारी नौकरी का। किसी के सब लॉर्ड में 1 6 10 11 आ रहा है, उसका महादशानाथ भी वही बोल रहा है, अंतरदशानाथ भी वही बोल रहा है, और प्रत्यंतर दशा भी बाई चांस बोल दिया, इस दशा में आप बोल सकते हो आंख मूंद के कि भैया तुम्हारी लग जाएगी। इस बार मैंने बिहार SHO SPO की SCO कुछ ऐसा एग्जाम था, SCO था ऐसा एग्जाम था, उसके आई थिंक 3 4 कैंडिडेट को मैंने देखा था, उनमें से 3 का लग गया। 3 4 देखे थे, 3 का लग गया। और एक हमको उसका, मतलब उसी ने, जिसका लग गया था, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को रिकमेंड किया कि मेरे से बात करे। और उसका घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, गाँव वाला जो घर है उसका घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब वो बिहार के साइड में है, तो सरजू नदी के उस पर। छपरा में उनका घर है, बलिया में हमारा घर है। तो वो हमसे फ़ोन किए, बात की, उनका भी वैसे ही था, लेकिन नेक्स्ट ईयर उनका उसके कुंडली में है, तो नेक्स्ट ईयर उसका लग जाएगा।
यही वाली सिर्फ डिफरेंसेस है, यही डिफरेंसेस आप लोग को समझनी पड़ेगी। कब आप जीत रहे हो, कब आप हार रहे हो, दैट इज ऑल। ज़्यादा खिचड़ी नहीं है, मतलब खिचड़ी तो है, खिचड़ी तो है। बुध व शुक्र तीसरे भाव में हो तो जातक साहसी होता है, ठीक है। शुक्र जो होगा एक्सॉल्टेड होगा वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये साहसी कैसा होगा, बोतुला साहसी होगा। मतलब उसके तर्क शक्ति ज़्यादा है, वो तर्क कर सकता है, वो अपनी बात को रख सकता है, एनालिटिकल वे में रख सकता है। स्किल्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, मे भी किसी न किसी तरह का मार्शल आर्ट जानता है। 6th हाउस है, 9th हाउस है, हायर लर्निंग है वहाँ पर। 12th हाउस का लॉर्ड हो गया, दशम भाव का स्वामी तृतीय में चला गया तो स्किल डेवलपमेंट करेगा, फाइटिंग जानता होगा, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। 3rd हाउस स्किल डेवलपमेंट का, स्किल ओरिएंटेड चीज़ हो गया वो। उसके बाद यदि बुध व शुक्र यदि शुक्र व बुध तीसरे भाव में हो तथा चौथे भाव में राहु हो तो जातक राजनीति में दक्ष एवं चतुर होता है। ये तो ठीक है, चतुर्थ भाव में राहु होना तो मैं बोलता हूँ राजनीति में उतर जाओ। चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य, मार्स। क्योंकि एक चीज बताता हूँ, नॉर्मली जहाँ पर लोग जन्मते हैं ना वहीं पे वो लोग एस्ट्रोलॉजी ये करते हैं ना, पॉलिटिक्स करते हैं ना। जहाँ पर जैसे सोचो अगर हमको करना है तो मैं बंगाल से जुड़ पाऊंगा, ऑल तो मेरी बंगाली बहुत खराब है तो वो अलग चीज़ हो गई। मेरा कुंडली में है भी नहीं पॉलिटिक्स। देखो पॉलिटिक्स के लिए आपको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती है। पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, थोड़ा कर ही लेते हैं। पॉलिटिक्स में 2-3 चीज़ें, 11th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी हो गया, 10th हाउस का होना हो गया, द्वितीय भाव का होना हो गया, और आपका 4th हाउस का जरूरी हो गया। ये 2-3 चीज़ें। ऑब्वियसली लग्न का स्ट्रॉन्ग, लग्नेश का स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट चाहिए। लग्न का अष्टक वर्ग में भले ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ना हो, लेकिन लग्नेश का स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड होना जरूरी है, तो वहाँ पर निकल जाएगा। द्वितीय भाव में शनि होगा तो और बढ़िया। यहाँ पर अगर इसी इसी कॉम्बिनेशन में 2nd हाउस अगर सैटर्न पड़ता है ना तो और मस्त। आदमी ऐसा झूठ बोलेगा ना। एक चीज़ बताऊँ, शनि द्वितीय भाव में, शनि तृतीय भाव में, शनि अष्टम भाव में, शनि द्वादश भाव में, लोग बहुत बढ़िया झूठ बोलते हैं, बहुत मस्त चिपकाने वाला झूठ बोलते हैं। सूर्य पंचम भाव भी आप बोल सकते हो। पंचम भाव में सूर्य मतलब सैटर्न, सैटर्न की दृष्टि अगर द्वितीय भाव में पड़ रही है ना, आदमी झूठ अच्छा बोलेगा जी। थैंक्स ऑब्वियसली मतलब उसका एक तरीका है झूठ बोलने का। यहाँ तक कि किसी किसी जातकों से मैंने बात की है, वहाँ पर अगर जैसे लग्नेश में प्रभाव भी है शनि के ऊपर, द्वितीय भाव में प्रभाव एक साथ पड़ रहा है, तो वो ऐसी झूठ बोलते हैं जो उनको भी सच लगता है। ऐसा तक हो सकता है। बेस एक्सट्रैक्शन पूरा बना के अच्छे हाँ से हाँ, लेकिन उनको झूठ नहीं पकड़ा जा सकता। वो हर समय झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन झूठ ऐसा बोल देंगे ना, आप भी एक सेकंड के लिए सोचोगे घुमा ये फिरा लोग। के कि रियल लगेगा। हाँ मतलब वैसे ही उनका पूरा ये बना लेते हैं पूरा। उसके बाद यदि शुक्र, ये तो हो गया। MLA की कुंडली है, MLA की कुंडली आप लोग को देखनी है, बनाऊं? हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, है गंगाधर गिरिजावर। मंगल यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, बुध यहाँ पर है, चंद्र यहाँ पर है, शुक्र यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, शनि यहाँ पर। देखा द्वितीय भाव में संबंध बन गया ना ये होता है, जितने वाले पॉलिटिशियन का चार्ट देखा है ना, सबका है, सबका A to Z सबका है। ये जुपिटर यहाँ पर है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गया कि यहाँ पर बन गया क्या, को बता सकता है क्या बना है? परिवर्तन, परिवर्तन बना है शुक्र के साथ। क्या स्लो बुद्धि है, क्या एस्ट्रोलॉजर बनेगा रे बाबा? ये बाबा हट जाना। ये है एक पॉलिटिशियन की चार्ट, मतलब ठीक बैठा, जो हम लोग पिछले लगाए थे वो ठीक बैठा। अच्छा कोई बता सकता है पॉलिटिशियन के, मतलब मैं क्यों द्वितीय भाव बोल रहा हूँ और तृतीय भाव क्यों नहीं? द्वितीय भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है तृतीय भाव से? तृतीय भाव खराब क्यों है, कोई बता सकता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। द्वितीय भाव क्यों मतलब अच्छा है, तृतीय भाव क्यों खराब है, चतुर्थ भाव फिर अच्छा हो जाता है। इस चीज के लिए किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी, मैं अगर आपको मैं बोलूँ कि अच्छे घरों के बारे में बताओ तो आप बोल दोगे कि फर्स्ट हाउस अच्छा है, सेकंड हाउस मारा है लेकिन अच्छा है, जरूरी है। 3rd हाउस खराब है, 4th हाउस अच्छा है, 5th हाउस अच्छा है, 6th हाउस खराब है, 7th हाउस अच्छा भी है बुरा भी है, 8th हाउस खराब है, 9वां भाव अच्छा है, 10वां भाव अच्छा है, एकादश भाव अगर बाधक हुआ तो खराब है, नहीं तो नॉर्मली तो अच्छा ही है। 12th हाउस खराब है, तो 3rd हाउस खराब की कैटेगरी में आ गया।
तो खराब क्यों है ये? अच्छा चलो एक और चीज़ बताता हूँ। चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय में बैठ गया, तो ये अच्छा या खराब है? अच्छा है। अच्छा है। सोच के बोलो, चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय में खुद बैठ से गया। 12वें में। हाँ, खुद से 12वें में। यही तो फंडा है मेरे भाई, यही तो फंडा है। यही तो फंडा है। जब चतुर्थ भाव का स्वामी द्वितीय में बैठता है तो वो खुद से एकादश है, वो परिपूर्ण करता है। चतुर्थ भाव आपका सुख है, परिवार से जोड़ देता है। वही जब थर्ड बैठेगा तो आपके सुख को आपसे जोड़ देगा, आपके कर्मों से जोड़ देगा। अच्छा वैसे आज मैं एक बहुत ही अच्छा ये श्लोक पढ़ रहा था। श्लोक नहीं था, ये था, मेरा फोन बाहर रह गया। बहुत ही अच्छा छंद छंद नहीं था, क्या बोलेंगे उसको, दोहा था। तो रामचरितमानस का दोहा था, बहुत ही मस्त था। एस्ट्रोलॉजी से चीज़ें रिसर्च कर रहा था तो वहीं पे ये चीज़ निकल के आया। वशिष्ठ जी बोल रहे थे भरत को कि मुझे तो दोहा तो नहीं पता कि बेसिकली उसमें क्या था कि वशिष्ठ जी बोले व्याकुल होकर भरत से कि देखो व्याकुल को कहा मुनिनाथ, धन हानि यश अपजस, और क्या था, धन हानि मृत्यु जीवन यश अपजस सब विधि हाथ। मतलब विधि जो है उसी के हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर फिर से वही निकल के आते हैं कि हमको नहीं पता कि वशिष्ठ जी और जो बाकी विश्वामित्र जी थे और बाकी जो ये थे, क्या उन्होंने कुंडली मिलाप नहीं किया उनको, क्योंकि कुंडली का ज्ञान तो बहुत ज़्यादा था। मतलब उस समय के राजाओं, यहाँ तक कि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन सबको भी बेसिक नॉलेज दिया जाता कुंडली और ज्योतिष का। एडवांस नॉलेज नहीं दिया जाता, लेकिन बेसिक नॉलेज उनको था कि किस दिन किसकी पूजा करनी है, किस तिथि में क्या होता है, ये सब सब कुछ सिखाया जाता गुरुकुल में। ठीक है, तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी इतने बड़े बड़े ये थे, उनके कुंडली बनाने से के बाद भी इतना बुरा जो चीज़ हुआ, जो कि सीता माता को 14 साल का वनवास हुआ, राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, उसमें इतने कष्ट झेलने पड़े। अब हम लोग राम जी की कुंडली एनालाइज करेंगे ना तो वहाँ पर चीज़ें निकल के आती है, भृगु संहिता से बहुत चीज़ें सटीक बैठ जाएंगी। मैं करवाऊंगा, आगे चल के हम लोग करेंगे, देखेंगे। बहुत अच्छी कुंडली है उनकी। चौथे घर में शनि। चौथे घर में शनि है, यस एग्जैक्टली। चौथे से चतुर्थ हो जाएगा। मीन्स चौथे से चतुर्थ, सप्तम। हाँ। वहीं पे आई थिंक उनका जो कुंडली था वो कर्क लग्न का कुंडली है। राम जी का कर्क लग्न का कुंडली है। हाँ, राम जी का कर्क लग्न का कुंडली है, यस। शनि भी एग्जॉल्टेड है। लग्न में ही शायद बृहस्पति और चंद्रमा है। सप्तम भाव में इनका मंगल था। शनि जो है वो चतुर्थ भाव में है, और 2-3 ग्रहों का मैं भूल गया। लेकिन कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। तो वो चीज़ है। तो लेकिन जो होना रहता है ना वो होगा। अब यहीं पे मैं चीज़ें सोच रहा था कि एक तरफ राजा दशरथ की कुंडली में बच्चे नहीं थे, लेकिन विश्वामित्र ने यज्ञ वज्ञ कराया और उनके 4 बच्चे हुए। राइट, 4 बच्चे उनको प्रदान हुए। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया, और एट द सेम टाइम चीज़ें जब होने वाली रहती है तो हमारे आँख पे पट्टी पड़ जाती है। जैसे सहदेव जी के साथ हुआ महाभारत में। जैसे कि कृष्ण जी तो जानते थे लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, कि वो विधि का ही विधान था। इसका मतलब होता है विधि का विधान है। तो वही वाली चीज़ है, राइट। तो जैसे अगर कुछ होने वाला रहता है जो कि विधि के अनुकूल है, तो आपकी कुंडली में ना रहते भी वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई चीज़ है जो कि आपकी कुंडली में है भी लेकिन वो विधि के विधान के अनुकूल नहीं है, तो वो नहीं होगा। ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब ये चीज़ें कैसे डिसाइड होंगी कि आपको क्या मिलेगा, तो ये 3 तरह के कर्म हम लोग चले आएंगे। 3 तरह के जो कर्म होते हैं, 3 तरह के कर्मों के बारे में आप लोग को पता है? कर्म कौन कौन से, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। अब ज्योतिष, अब आप लोग बन रहे हो तो कर्मों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। कर्म कितने तरह के होते हैं? संचित, प्रारब्ध। हाँ, संचित, प्रारब्ध। आगामी भी है ना थर्ड। नहीं, आगामी नहीं है। प्रारब्ध। और कौन सा होगा एक? क्रियावान, जिसको बोलते हैं क्रियावान। क्रियामान, सॉरी, क्रियावान नहीं, क्रियामान। ये 3 तरह के कर्म होते हैं। संचित क्या होता है? पूर्व जन्म के कर्म, जो कि हम लोग 5th हाउस से डिनोट करते हैं। पूर्व जन्म, मतलब पास्ट लाइफ के कर्म। इनके प्रभाव से एक्चुअली पास्ट लाइफ ना, संचित जो है
पास्ट लाइफ जो पिछला लाइफ आपने लिया था। प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध बहुत लंबा कर्म होता है, बहुत लंबे कर्मों का लेखा जोखा होता है जो आपको इस जन्म में मिल जाता है। इसके अनुसार ही आपकी बॉडी बनती है, और जो बॉडी का रचना मिल गया आपको वो आपको झेलना है। प्रारब्ध के अनुसार ही कुंडली बनती है, कुंडली बनती है। जिसका हाथ पैर नहीं होते, डिसेबल होते, वो यस, उनके कर्म प्रारब्ध को। के अनुसार बनता है। किसी का हाथ काटा, भगवान ने हाथ, एक जन का हाथ नहीं काटा, मल्टीपल लोगों का हाथ काट दिया। मल्टी एक्चुअली पता है, हाथ जो ये अपंग लोग पैदा होते हैं उनके पीछे ना बहुत बड़ा एक तर्क भी है, मतलब बहुत बड़ा एक ये है कि इन्होंने पिछले लाइफ में बहुत लोगों को बहुत प्रताड़ना दी होगी। एक जीव को आप देने से ना प्रताड़ना इतना नहीं झेलोगे जितना बहुत लोगों को कष्ट देने के बाद, बहुत लोगों के बद्दुआ लेने के बाद आपको ऐसा जन्म मिलता है। हो सकता है कि एंड मोमेंट में उसको रियलाइजेशन हुआ कि उसने बहुत गलत काम किया। हो सकता है उसने सोचा कि कुछ बेटर कर लेते हैं इस लाइफ में, तो उसके एंड के मोमेंट की वजह से उसको जीवन किसका मिला? मनुष्य का। या फिर हो सकता है कि भगवान ही की सजा देना, हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि वहाँ पर बात क्या था, भगवान को ही सजा देना था कि क्या करना था, वो भगवान जाने। लेकिन बात यह है कि प्रारब्ध के हिसाब से हमको कुंडली मिलती है, प्रारब्ध के हिसाब से शरीर मिलता है, और क्रियामान जो है वो हम लोग इस जन्म में कर रहे हैं। ये क्रियामान संचित बन जाएगा नेक्स्ट जन्म के लिए। प्रारब्ध यहाँ से लेके जितना भी मैंने लाइफ किया है उसके हिसाब से नेक्स्ट लेखा जोखा बनेगा, फिर मैं नेक्स्ट जन्म लूंगा। जैसे योनि भी होता है एक चीज़, तो सर्प योनि होता है, मेरा सर्प योनि है, किसी का वृषभ योनि होगा, किसी का हाथी का योनि होगा, राइट। तो वहाँ पर भी चीज़ें हैं, योनि का होता है। नेक्स्ट जन्म हमको किस चीज़ का मिलेगा ये कुंडली से देखा जा सकता है। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, कोई तो आगे वापस बताया है नहीं कि हम हाथी का जन्म लिए थे कि हम सांप का जन्म, लेकिन कुंडली में बोला जाता है कि योनि जो होता है वो आपको बता देगा कि आपके नेक्स्ट जन्म में आपको क्या जन्म मिलेगा, ठीक है। तो इस जन्म में किए हुए जो कर्म होते हैं वो क्रियामान होते हैं, संचित होते हैं। तो संचित, और अगर हम लोग, हाँ वेदांत भाई बोलो। पर कर्मों से फिर बदल नहीं सकते क्या हम अपने इसको, वही जन्म को? वही बता रहा था, वही बता रहा था। संचित और क्रियामान को का भुगतान किया जा सकता है, जिसको हम लोग पश्चाताप बोलते हैं। पश्चाताप वो आप मतलब इस जन्म में किए हुए पाप या ठीक पिछले जन्म में किए हुए पाप, संचित जो कर्म है आपके, उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। जैसे गंगा स्नान, पिंडदान, फिर क्या हो गया, नारायण बलि श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, ये सब जो चीज़ें हैं वो संचित और क्रियामान को ठीक करने के लिए हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम आप लेकिन प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, प्रारब्ध को कोई शक्ति नहीं बदल सकती ऑब्वियसली। लाइक अब हम लोग डिविजनल चार्ट्स है, जैसे D30 D60, ये कुछ कर्सेस के बारे में बताता है हमको, जो पिछले जन्म से हमको फॉलो कर रही है। हमने पिछले जन्म में क्या खराब कर दिया है, तो वो D30 D60 में आता है। मिसफॉर्चून जिसको हम बोलते हैं, D30 में खास करके D30 में राहु केतु एक साथ बैठते हैं। जिस भाव में बैठे हुए वहीं से आपका कर्म जुड़ गया है, वहीं से आपने कर्म फालतू करके आए हैं जन्म में। वही वही आपका इस जन्म में सबसे बड़ा बाउंड्री सेट करेगा, वहीं पे आपको डंडे पड़ेंगे। जैसे मेरा सप्तम भाव में, इसलिए मेरे से दूर रहो जिंदा रहोगे। तो वही वाली चीज़ है। जैसे यहाँ पर अब आप एज एन एस्ट्रोलॉजर आप क्या ठीक कर सकते हो? संचित क्रियामान, प्रारब्ध तो ठोकेगा। अब एक चीज़ बताओ, जैसे सोचो प्रारब्ध बोल रहा है, अब एक हाइपोथेटिकल लेते हैं, प्रारब्ध बोल रहा है कि पैर टूटेगा, पैर टूटेगा। अब ये आदमी, अब सोचो यही सेट है कि पैर ही टूटेगा इसका। अब क्रियामान के अनुसार ये आदमी पाप किए जा रहा है, पाप किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो ये ना पैर टूटना बन जाएगा। पैर टूटेगा परमानेंट के लिए, पैर कट के अलग हो जाएगा, पैर टूट के प्राण चला जाएगा, सारी चीज़ें। अब यहीं पे अगर दिखा रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है, जैसे पैर टूटेगा, कट के अलग हो सकता है, जैसे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जैसे आप चार्ट पढ़ोगे ना तो समझ में आएंगी, अरे भाई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, एक छोटा एक्सीडेंट होता है, एक बड़ा एक्सीडेंट होता है, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये होगा कि किस तरह के कर्म से ये बन रहा है, इसको कम किया जा सकता है। एक्चुअली आपको ये कोई नहीं बता सकता कि ये क्रियामान पाप है या प्रारब्ध है या संचित है। आप उसका रेमेडी बता सकते हो, अब वो उनके ऊपर है, वो करेंगे कि ना करें। जैसे मेरे को जो एक रेमेडी बहुत बढ़िया लगता है, किसी भी तरह की अगर अकाल हो रहा है कोई भी चीज़, रुद्राभिषेक करा दो।
मजाक नहीं, लेकिन रुद्राभिषेक बहुत बहुत पावरफुल रेमेडी है, बहुत पावरफुल। और वो सारे के सारे चीज़ें से खत्म हो जाते हैं। 6 महीना तक तो कोई घर में शांति नहीं होता, कोई अकाल चीज़ें नहीं होती। और खास करके बड़ा चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि बड़ा कुछ है, तो पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक। यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग हो गया, ये शिव का शिवलिंग बनता है मिट्टी से, और वैसा करके अभी रुद्राभिषेक होता है, तो वो और बढ़िया। लेकिन पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन करना होता है जिसका। हाँ, विसर्जन जिसका करना होता है, राइट। तो पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक सबसे बेस्ट है। नॉर्मल संचित संचित देखो, क्रियामान को खत्म करना है, शिव जी की पूजा करो। संचित को खत्म करना है, विष्णु जी की पूजा करो, बात खत्म। सबसे बढ़िया। प्रारब्ध को चेंज करना है तो कर सकते हो, अगर भगवान की मर्जी हुई तो आपको ठीक कर देंगे प्रारब्ध, नहीं मर्जी हुई तो भोगो। दो ही भगवान है या 3 भगवान है जो इसको कर सकते हैं। ब्रह्मा जी तो लिख देते हैं, ब्रह्मा जी को मिटाने नहीं आता। मिटा कौन कौन सकता है? 3 जो सुप्रीम पावर्स हैं, वो एक हुई शक्ति, एक हुई नारायण, एक हुई महादेव। यही 3 जन है जो मिटा सकते हैं, खास करके महादेव। महादेव बहुत भोले हैं, बोले तो ठीक है जाओ कोई बात नहीं, हम सब देख लेंगे जाओ। तो महादेव हो गए। विष्णु जी का थोड़ा कठोर तपस्या है। शक्ति माँ ऐसी है कि माँ अगर माँ को प्रसन्न कर दिए, देखो माँ का भी, मैंने आज एक जन से बात किया, साधक है वो, बहुत अच्छे हैं वो, राजेंद्र दास जी सबसे मिल चुके हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमको भैया बोलते हैं। तो वो हमसे बात कर रहे थे आज, तो बोले कि माँ का अलग ही एक चीज़ है। तो माँ को, जैसे अगर आप ट्राई करोगे हट से पाने का, ट्राई करोगे कि माँ को हम धमकी दे दे, माँ को ये कर दे, तो माँ आएंगी लेकिन उतना प्रसन्न होकर। लेकिन यही आप जब दिल से बुलाते हो ना माँ को, माँ चली आएंगी, तुरंत दौड़ते हुए चली आएंगी आपके पास। उनका ऐसा एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने पहले हट किया, फिर उन्होंने हट हट तब किया, या फिर उन्होंने संकल्प लेके किया, बहुत सारी चीज़ें की, नहीं हुआ, माँ आई नहीं, मतलब माँ का फील नहीं आया। यह उन्होंने दिल से गम के समय माँ को पुकारा, तो उनको ऐसा फील हुआ कि मतलब उनके साथ पूरी, मतलब उस जगह पर माता आ गई थी। तो उनको वो चीज़ फील हुआ कि भाई दिल से पुकारना ज़्यादा अच्छा है। तो वो चेंज कर सकती है माता रानी, आपका चेंज कर सकती है, आदिशक्ति जो है। विष्णु चेंज कर सकते हैं और शिव जी चेंज कर सकते हैं। वैसे तो एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी हायर फॉर्म ऑफ डिटी ये चेंज कर सकता है, उनके पास इतना संचित कर्म होता है कि वो ये आराम से कर सकते हैं। उनका संचित कर्म अगर आपको दे दें, जैसे आपको पता होगा कि जब अश्वत्थामा में अश्वत्थामा अश्वत्थामा ही नाम था ना, कुछ तो मैं गलत बोल रहा हूँ। अश्वत्थामा, हाँ। अश्वमेध। नहीं यार, अश्वत्थामा महाभारत वाला। अश्वत्थामा में जब अश्वत्थामा ने जब वो मारा था, क्या नाम था, अभिमन्यु के बेटे को मार दिया था। उनका नाम क्या था अभिमन्यु के बेटे को, जिन्होंने कलयुग स्टार्ट किया था, भूल गया उनका नाम। राजा परीक्षित। हाँ, परीक्षित को मार दिया था। तो कृष्ण जी ने अपना जीवन का जितना पुण्य था ना संचित, वो दे दिया उस बालक को, तो वो जिंदा हो गया वापस, इतना उनका पुण्य था। तो ये चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। अगर कोई, जैसे एक चीज़ बताता हूँ, बहुत आप लोग को अजीब लगेगा, लेकिन दिस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ माई ओन आइज। थोड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को। बेसिकली मेरी जब दादी का ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था कि 80% चांस है कि वो नहीं बचेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेन स्ट्रोक था, एज भी बहुत ज़्यादा था, ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था, खुद से रिकवरी के बहुत कम चांसेस थे, बहुत बड़ा ब्रेन स्ट्रोक था। और उसके बाद वो कितने देर तक बाथरूम में अनकॉन्शियस थे, किसी को ये भी नहीं पता था। हम लोग को लगा कि वो नहा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पर। तो बहुत बहुत रिस्की था, मतलब डॉक्टर ने, बहुत बड़े न्यूरो सर्जन ने बोल दिया कि 80% चांस है कि मोर्टालिटी रेट 80% से ऊपर है। मेरे पापा ने रोते हुए, पता नहीं क्या उनके मन में मुंह से निकल गया कि मेरे जीवन के जितना पुण्य है मेरी माँ को दे दीजिए, लेकिन बजा लीजिए भगवान, ऐसे करके ने रोते हुए बोल दिया। अब उसके ठीक बाद वो रिकवर कर ली। तो ये तो होता है, दिस थिंग्स हैपन। अगर आपका उतना है कि आप किसी को दे के ठीक कर सकते हो, तो हो जाएगा, यही चीज़ है। चलिए। पुण्य देने का भी पुण्य लगता है सर। हाँ भाई, अगर आप भगवान को याद करके दिल से बोल दो कि मैं, मतलब जितने ही पुण्य है मिल जाए। श्राप क्या है पता है? श्राप क्या होता है? श्राप, पंडितों का श्राप क्यों लगता है पता है किसी को? अभी तो नहीं लगेगा, लेकिन पिछले जमाने के पंडितों का श्राप क्यों लगता था पता है किसी को? फिर नॉलेज बहुत होता था हम लोग के पास, और नॉलेज का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। पावर्स। पावर का भी कोई सिस्टम नहीं है। पुण्य, कर्म, बस। इतना उसने पूजा किया है, इतना उसने पाठ किया है अपने लाइफ में। अभी का तो ब्राह्मण ब्राह्मण है नहीं, बात यह है। अभी का ब्राह्मण बिस्तर पे सोता है, अभी का ब्राह्मण भिखा नहीं लेता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी का ब्राह्मण तो ब्राह्मण है नहीं, लेकिन पिछले ज़माने के जो ब्राह्मण थे वो शुद्ध ब्राह्मण जो थे,
उनके पास इतना प्रारब्ध प्रारब्ध तो नहीं बोलूंगा, लेकिन क्रियामान पुण्य था कि अगर वो आपसे रुष्ट हो के आपको कुछ श्राप दे दे तो उनके पुण्य से ही कटेगा वो श्राप, मतलब पुण्य जो है ना उनके पुण्य के हिसाब से ही वो आपको श्राप पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। इसीलिए ये और वेदों में तो बोला हुआ है कि अग्नि और ब्राह्मण कभी अशुद्ध नहीं होता, अगर उसका जनेऊ हुआ है तो अग्नि और ब्राह्मण कभी अशुद्ध नहीं होगा। ये 2-3 चीजें हैं, इसलिए बिना जनेऊ के ब्राह्मण? बिना जनेऊ नहीं, बिना जनेऊ का ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कैसा है बिना जनेऊ का ब्राह्मण तो ब्राह्मण कैसा है। अब कोई कोई नहीं रखते हैं, ये बात अलग है, तो मैं मतलब फिर भी वो ब्राह्मण है भाई, फिर भी वो ब्राह्मण है। बिना जनेऊ के भी है ना, तब भी वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जन्म लिया है तो उसको वो पूजनीय है, भले ही वो अपना चीज़ का फॉलो ना करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ ना करे, तब भी वो पूजनीय है। जैसे क्षत्रिय है वो रिस्पेक्टफुल है, क्षत्रिय कुछ भी है, भले ही ना लड़े, क्षत्रिय तो लड़ेगा ही, ब्राह्मण कितना भी होगा लेकिन ज्ञानी तो होगा ही, तो क्षत्रिय कैसे भी होगा वो लड़ेगा ही, और बनिया कैसा भी होगा तो उसको पता होगा कि नॉलेज कैसा है, बिजनेस का नॉलेज कैसा है। राइट, आर्टिशियन जो होते हैं उन्हीं को शूद्र बोला जाता था। हमारे चीज़ों को ना ऐठ दिया गया है, ब्राह्मण वर्ड स्कॉलर्स, नथिंग एल्स। अगर एक चीज़ बताओ, मेरा तुलना क्या आप एक नोबल विनर से कर सकते हो? मैंने पहले भी बताया था कि मेरा तुलना क्या आप एक नोबल विनर से कर सकते हो इन एनीथिंग, लेट्स इस भी अभी शायद मिला था एक जन को एस्ट्रोफिजिक्स में मिला था। अब मेरा तुलना आप उस एस्ट्रोफिजिसिस्ट से कर सकते हो जिसने नोबेल प्राइज जीता है? नहीं ना। सिमिलरली उस समय में ब्राह्मण्स और स्कॉलर्स नोबेल प्राइज विनर्स, तो नॉर्मल लोगों का उनसे उनसे तुलना नहीं हो सकता था, इसलिए उनको ऊंचा पद दिया जाता था, बिकॉज दे वर स्कॉलर्स भाई, उन्होंने चीज़ें इजाद की हैं। वो कैलकुलेशंस करते थे कि बारिश कब आएगी, कब क्या करना है, कब क्या करके अच्छा होगा, तो लोगों को फायदा था, तो उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था। फिर आते थे क्षत्रिय राजा, उनको ऑब्वियसली आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, जब द फाइटर्स। राइट, उसके बाद फिर आ जाते वैश्य जो कि बिजनेस करते थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं शूद्र। शूद्र आर आर्टिशियंस, मतलब जो जैसे दिया बनाने वाला भी शूद्र है, जैसे चमड़े का काम करने वाला भी शूद्र है, जैसे जो भी काम करके जो पैसा कमाता है, अभी के हिसाब से तो सब कोई शूद्र है। जैसे मेरे पापा किसी और के काम काम करते हैं तो वो भी शूद्र ही कहलाएंगे, ठीक है, वही दिक्कत है। हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे तो हम ब्राह्मण हो हम गए? ब्राह्मण हो, हाँ, कर्म के हिसाब से हो गए, जन्म के हिसाब से नहीं, लेकिन कर्मणा ब्राह्मण। वैसे ब्राह्मण नहीं होगा, ये ज्योतिष बोला जाएगा आपको, ब्राह्मण नहीं, ज्योतिष आपको बोला जाएगा, कर्मणा ज्योतिष कर्मणा ब्राह्मण अलग हो गया। ब्राह्मण के हिसाब से जैसे आपका शिखा होना चाहिए, आपका जनेऊ होना चाहिए, आपको पूजा पाठ होना चाहिए, कम से कम आवाहनम मंत्र तो पता होना चाहिए। आवाहन इतने मंत्र है कि अभी बोलूंगा विष्णु जी के आवाहन मंत्र बताओ तो नहीं बता पाऊँ भी खुश हो गया था कि मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट शायद और कितना है यहाँ पर, 13 बाकी हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यदि अकेला शुक्र 9 भाव में हो तो जातक का धन उसके कुपुत्र उड़ा देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर वीनस हो तो कुपुत्र धन उड़ा देगा, कुपुत्र हुई तो नहीं पता। यदि लग्न में गुरु हो तथा एकादश भाव में मंगल हो तो मंगल तथा शुक्र हो तो जातक बृहस्पति की दशा में भाइयों के द्वारा धन प्राप्त करता है या भाइयों का धन भोगता है। अच्छा, अगर लग्न में जुपिटर हो और यहाँ पर वीनस या मार्स हो तो आदमी जुपिटर की दशा में भाइयों से धन भोगता है या फिर भाइयों का धन भोगता है। उसके बाद यदि बुध व गुरु साथ हो तथा उन पर राहु शनि की दृष्टि हो तो जातक के बड़े भाई की आयु कम होती है तथा वह स्वयं नौकरों द्वारा पीड़ित होता है। यदि बुध व गुरु साथ हो तथा उन पर राहु शनि की दृष्टि हो। अच्छा, बुध व गुरु यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं, मर्क्यूरी प्लस जुपिटर और राहु और सैटर्न, चलो कंसिडर कर लेते हैं। मतलब कहीं से भी दृष्टि है, पीड़ित है, तो मतलब नौकरों द्वारा भी पीड़ित होगा, भाई का बड़े भाई का उम्र भी कम होगा। ऑल्दो नॉट ऑलवेज इन केसेस, आपको केसेस को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं कुछ अपने अपने चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मैंने नोटिस की हुई है और लिख दिया है। मकर लग्न में चंद्र सूर्य से जितना अधिक दूर हो जातक का दाम्पत्य जीवन उतना ही मधुर एवं श्रेष्ठ रहेगा। मकर लग्न में चंद्रमा सूर्य से, लेट सपोज सूर्य यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, बेस्ट। अमावस्या नहीं होना चाहिए, वही बोला जा रहा है, ठीक है, अमावस्या नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैरिड लाइफ में भी अमावस्या लग जाएगा। तो आप ये चीज़ें नोटिस करोगे, जैसे अब इस लगने के लिए मैंने बोल दिया कि सूर्य इतना दूरी पे हो और सूर्य और चंद्रमा एक साथ होंगे तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे। अष्टम भाव और किसका संबंध हो जाएगा, अष्टम भाव और सप्तम भाव के स्वामी का संबंध हो जाएगा, वहाँ पर दिक्कत है। उसके बाद
हाँ, यदि द्वादश भाव में चंद्र हो तथा जातक भोगी हो तो जातक भोगी वैष्णव एवं पर स्त्रीगामी का से सुख प्राप्त करता है। द्वादश भाव मतलब यहाँ पर अगर ये हो जाए तो चंद्रमा हो जाए तो सप्तम भाव से वो हो गया ना। उसके बाद लग्न में सूर्य चंद्रमा तथा बुध हो एवं 12वें भाव में मंगल व शुक्र हो तो जातक का भाग्योदय भाइयों के द्वारा हो तथा होता है तथा भाइयों से उससे पूर्ण सुख व सहायता मिलती है। सन मून मरकरी यहाँ पर हुआ मार्स या शुक्र वीनस वीनस यहाँ पर हुआ तो ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। उसके बाद बुध व शनि भाग्य स्थान में हो तो जातक निम्न श्रेष्ठ श्रेणी में अथवा निर्धन के घर जन्म लेकर भी भाग्यवान यशस्वी एवं धनी बन जाता है। हाँ ये तो गिवन है। अगर यहाँ पर बुध हुआ मरकरी हुआ तो बढ़िया है और अगर सैटर्न भी हुआ तब भी बढ़िया है। अगर मरकरी के संग वीनस हुआ दोनों तब भी अकेले बढ़िया अकेले है। हो गए। अगर मरकरी के साथ वीनस है तब भी बढ़िया है। मरकरी अलग है तब भी बढ़िया है। सैटर्न अकेले है तब भी बढ़िया है। लेकिन वही सैटर्न वाला डिले तब भी काउंट होगा। थोड़ा सा जल्दी देगा 30 साल की उम्र में देगा लेकिन डिले तो देगा। ये मत भूलिएगा कि सैटर्न डिले तो देगा। उसके बाद हो गया ना ये वाला सूर्य अपनी स्वयं की दशा में मान प्रतिष्ठा एवं धन देता है लेकिन दूसरे ग्रह की दशा में वो स्वयं की भुक्ति आने पर तटसट सा रहता है। मतलब सूर्य की महादशा बढ़िया है लेकिन सूर्य की अंतर दशाएं खराब जाती हैं। ठीक है चलो यही जुपिटर में अलग था। जुपिटर में वो चीज़ अलग था। बुध नवम भाव में या लग्न में हो तो जातक का भाग्योदय स्वयं की जाति से अतर जातियों के संबंध से होती है तथा वो स्वदेश की अपेक्षा विदेश में श्रेष्ठोन्नति करता है। ओके अगर मरकरी यहाँ पर अलोन हो तो वो विदेश में ज़्यादा श्रेष्ठोन्नति कर पाता है और हो सकता है अलग कास्ट से उसको भाग्योन्नति ज़्यादा मिले। मतलब सोचिए जैसे वो भले ही फॉर एग्जाम्पल जैसे बनिया हुआ और कहीं मंदिर के सामने कहीं दुकान खोल दिया तो जितने ब्राह्मण आएंगे पूजा करने के लिए उनको वो प्लेट दे रहा है तो उसके साथ उसका प्रॉफिट हो रहा है राइट। ऐसे वाले केस तो समझ नहीं है ये मतलब। जैसे दूसरी जाति से उसको ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी जाति से उसको ज़्यादा फायदा होगा। अगर जैसे मैं ब्राह्मण हूँ मेरे को फायदा खुद की जाति की अपेक्षा दूसरी जातियों से ज़्यादा होता है कि मैं जैसे पढ़ाता हूँ। जैसे अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं बनिया के साथ कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ अलग अलग जातियों को। ब्राह्मण भी है इसमें ऐसे बात नहीं है लेकिन अलग अलग जातियों को पढ़ा रहा हूँ तो वैसी वाली सिचुएशन है। समझ में आया। नहीं सर आ गया। दूसरी जातियों से धन लाभ वही वाला चीज़। राहु व गुरु दोनों 12वें भाव में बैठे हों तो जातक यह विशेष योग है। वह राहु की दशा जातक के जीवन में श्रेष्ठम भाग्य उदय दशा होती है। नहीं वी विल नॉट कंसिडर दिस। राहु केतु यहाँ से वो दशम हो गया। नहीं वी विल नॉट कंसिडर दिस वन। मैंने क्यों लिखा है आई डोंट नो। 12वें भाव में नहीं तो कोई चंडाल दोष बन जाएगा 12वें भाव में। पैसे के लिए तो ठीक है ये समझ में आता है लेकिन नहीं। लग्न में शुक्र शुभ फलदायक माना गया है तथा शुक्र की दशा में जातक यशस्वी धन एवं पूज्य बन जाता है। लग्न में अगर वीनस हो तो। उसके बाद यदि मंगल लग्न में हो तथा सप्तम भाव में चंद्र हो तो जातक अतुल धनशील होता है। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा। मून यहाँ पर हुआ और मार्स यहाँ पर हुआ। पैसा ही पैसा। चंद्र मंगल योग हो गया महालक्ष्मी योग हो गया जो बोलना चाहो। उसके बाद चंद्र व शुक्र सप्तम भाव में तथा मंगल शनि लग्न में हो तो जातक की अपनी पत्नी से हमेशा विरोध बना रहता है। मंगल प्लस शनि यहाँ पर हो गया और मून और वीनस यहाँ पर हो गया। कटु दृष्टियाँ हैं इस वजह से।
कटु दृष्टियां हैं इस वजह से। मतलब पैसे के लिए बहुत बढ़िया, पैसा मस्त मस्त। चलिए इतना इतना ही था मकर लगने के लिए। आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये सन और मार्स 8 हाउस में बैठ जाए क्या इफेक्ट होगा? हाँ, सन और मार्स, सन ना सॉरी, सन प्लस मार्स। चलो देखते हैं। यहाँ से दशम हुआ तो अचानक से धन हानि या धन लाभ का बन जाएगा चांसेस। अब डिपेंड करेगा कि दशा किसकी चल रही है। यहाँ से पंचम हुआ, यहाँ से पंचम हुआ, तो ये कहीं ना कहीं बेटर है, लेकिन मदर को प्रॉब्लम देगा ब्लड से रिलेटेड। लेकिन ओवरऑल बढ़िया है। किस हिसाब में बढ़िया है कि फैमिली में अचानक से बढ़ने के योग बन जाएंगे, क्योंकि दोनों ही अपने, सन जो है अपने मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है और मार्स जो है वो फ्रेंडली राशि में बैठा हुआ है, अकारक है। तो यहाँ पर अगर शनि ठीक नहीं है, शनि अगर ठीक नहीं है और जो सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, तो क्या करेगा कि सूर्य जैसे, ओके सूर्य इसको लंबा लाइफ दे रहा है, लेकिन चतुर्थ से अष्टम, चतुर्थ और अष्टम का संबंध हो गया और दोनों अष्टम में बैठ गए, तो वाहन से खतरा है। वाहन से खतरा तो होगा इसको, चतुर्थ भाव से हाँ, है ना। हाँ, वाहन से खतरा, एक्सीडेंट भी हुआ था अभी इसका। वही तो। अच्छा, हो गया था एक्सीडेंट। और फैमिली में किसी को बनता नहीं इसका। हाँ, फैमिली में किसी का नहीं बनता, लेकिन अचानक से धन खासकर बड़े प्राप्ति भाई के से लिए थोड़ा बढ़िया है। दिक्कत है। बड़े भाई से दिक्कत है थोड़ा। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, लेकिन वो उतनी खराब नहीं है, वो उतनी खराब नहीं है। दशा किसकी चल रही है इसकी? राहु। हाँ, तब अलग बात हो गई। तब अलग बात होगी और, जो रा, कि और राहु राहु मून 5th हाउस में। राहु फिफ्थ हाउस में है। ये एग्जॉल्टेड है, बढ़िया है। क्या पढ़ाई कर रहा है ये? मून मून के इलेक्ट्रॉनिक्स? साथ। मून के साथ भैया तो फेल होते होते बच रहा है। हाँ, क्या इसका नक्षत्र क्या है? मृगशिरा? नहीं, आद्रा। याद नहीं पर इसका वीनस और मरकरी 9th हाउस में। आपका भी अच्छा, तो यही है ना सर, मून और राहु। अरे मेरा अलग है, इसका अलग है भाई। मेरा जमुनाई में है, इसका इधर है। अच्छा, नहीं नहीं, आद्रा नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर होगा आपका अश्विनी भ्राणी कृतिका रोहिणी। कृतिका रोहिणी नहीं तो मृगशिरा, तीन होगा। तो जैसे अगर डिफरेंस अच्छा है, मतलब 15 डिग्री का डिफरेंस है। अच्छा था मतलब इन दोनों इतना। के बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस है। कब का जन्म है इसका? हाँ 2003 का। हाँ, वही जुपिटर भी 7th हाउस पे अच्छा ही बैठा है। पर पावरफुल हो गया, मतलब अंदर इफेक्ट देगा। हाँ, गंदा इफेक्ट देगा इसके लिए, लेकिन बीबी सुंदर आएगी, बीबी भाग्यशाली होगी। और सैटर्न तो 6th हाउस में। यहाँ पर नीच है, यहाँ पर उच्च नीच भंग राजयोग बन गया नवम भाव में। जन्म के बाद पिता को बहुत तरक्की हुआ होगा, पिता का कहीं ना कहीं तरक्की हुआ होगा। भाई से नहीं पड़ता। यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, केतु का नक्षत्र पता नहीं, लेकिन ये एक रीज़न हो सकता है। मंगल वहाँ पर दृष्टिया, लड़ाई होता है क्या भाई के? बड़े बड़े भाई मार मार देते हैं क्या इसको? ऐसा भी है क्या? और इसके साथ बड़ा भाई डॉक्टर बन के नर्स टाइप का कोर्स कर रहा है, इसलिए थोड़ा इसका फेल अच्छा, होते होते बचे तो। नहीं इसको इधर नहीं उसके आना था। इसको इसको गलत डायरेक्शन में आ ही गया। इसको यहाँ पर, इसको इसके कुंडली में ज़्यादा बढ़िया था इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग नहीं तो कंप्यूटर की तरफ जाता तो बहुत बढ़िया रहता इसका। या फिर अगर ये अकाउंट्स की तरफ भी चला जाता तब भी बहुत बढ़िया रहता। अकाउंट्स की तरफ चला जाता तब भी बहुत बढ़िया हाँ, रहता। मैं अकाउंट्स का बोल रहा था इसका देख के चार्ट। अकाउंट्स बढ़िया रहता है इसका। इसके जगह पर अकाउंट्स बहुत बढ़िया रहता है इसका। या फिर अगर जैसे द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा है इसका? शनि कहाँ बैठा है इसका? शनि 6th हाउस में। अरे यार, किसके नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र में। इसका चार्ट याद ही नहीं, पर शुरुआत में ही होगा इसका थोड़ा 10 डिग्री के आसपास। क्या 10 डिग्री के आसपास ना? तो 10 डिग्री तो हो गया फिर मृगशिरा, मंगल के नक्षत्र में। अगर ये सर्जन बनता है किसी तरह का तब तो बढ़िया है, सर्जन की तरफ जा सकता है। एक्चुअली इंजीनियरिंग सबसे बढ़िया रहता है इसके लिए, हाँ इंजीनियरिंग पर सबसे बढ़िया रहता है। हाँ पर नर्स बहुत, अगर उसको मोटिवेशन भी नहीं आता मतलब। नहीं आएगा ना, कहाँ से आएगा? क्योंकि वीनस नीच का हो गया ना। देखो हीलिंग के जो जॉब्स है वो वीनस के अंदर आते हैं। नीच का हो गया, भले नीच भंग राजयोग है नवम भाव में, इसको फोर्स किया जा रहा है वहाँ पर पढ़ाने के लिए, पापा फोर्स कर रहे हैं ना। हाँ मतलब फेल हो गया 12th में ऐसा कुछ। हे मैथ्स में। भगवान, राहु की दिशा में फेल हो गया। राहु उच्च का है तभी फेल हो गया। हाँ राहुल ऐसा मतलब 2020 में ही स्टार्ट हुआ, तब से इसका वो था, मतलब उससे पहले अच्छा था, वो रहा था। तब कृतिका में है क्या राहु इसका? देखना पड़ेगा भैया चार्ट। कृतिका में होगा फिर राहु इसका। इतना गंदा प्रभाव दे रहा है तो कृतिका में होगा राहु, सूर्य के नक्षत्र में है वो। ये हो हो सकता है। सकता है। प्रेम मोहब्बत और इसका आगे से। कैसा है? गर्लफ्रेंड है? हाँ बनी थी अभी अभी? एक से फिर दूसरा बना नहीं रहा है अभी। अच्छा, दूसरा बना नहीं रहा, एक ही में कमिटेड करके रखा है। और गलत है भी, ठीक ही रहा है इसका थोड़ा। चरित्र खराब है।
वो तो समझ में आ रहा है, जुपिटर की नीच दृष्टि लग्न में ही है। वो तो ज्यादा इधर उधर के उड़ेंगे ना तो विवाह नहीं होगा, फिर घूमते फिरेंगे, लड़की लड़की हाँ घूमते भाई, इसका फिरेंगे, विवाह इसका नहीं होगा। विनस वर्गोत्तम हो गया विनस तो। और नहीं करना चाहिए था यार इसको, इसके गलत क्षेत्र में आ गया। अब वर्गोत्तम वहां पर नीच का है ना, तो वहां पर अगर हाँ, मर्क्यूरी के साथ नहीं होगा, वहां पर भी नीच भंग नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब नहीं वर्गोत्तम हो में रहा है। हाँ नहीं हो रहा है ना, तो वर्गोत्तम में नीच का हो गया, तो इस लाइन में उसका है ही नहीं उसका बढ़िया जॉब, तो कहाँ से करेगा। इस लाइन में उसका ध्यान ही नहीं था तो कहाँ से करेगा, ये गलत गलत डायरेक्शन में इसको पढ़ा दिया गया। यही तो होता है। हाँ, मतलब बहुत खतरनाक है इसका, मतलब पता टेंथ है पता राहु है मून पता है, राहु। लोग लोग गलती कब करते हैं, एक चीज बताता हूँ। सॉरी काट दिया। एक चीज बताता हूँ, लोग गलती क्या करते हैं। बच्चे का कुंडली उठा के लाएंगे हमारे पास, बच्चे का एकदम जब बच्चा जन्म लेगा ना तब उठा के बोलेंगे सब कुछ बता दो इसका। हम लोग बच्चे का सिर्फ नामकरण बता सकते हैं और क्या क्या पूजा जरूरी है 12 साल तक ये बता सकते हैं उस समय। हमको बस यही अधिकार है, आप लोग को भी बता दे रहा हूँ। कोई भी बच्चे का चार्ट लेके आए, नामकरण क्या करना है ये बताना। और जैसे क्या बोलते हैं इसको कि क्या क्या पूजा लगेगा कुंडली के हिसाब से, क्या खराब है क्या है, क्या इसको पहनाया जाना चाहिए क्या नहीं। रत्न मत रिकमेंड करना, उसमें पूजा करना। क्योंकि जब ये होता है ना 12वें साल तक बच्चा जो है माता पिता और दादा दादी के संचित कर्मों से पलता है, या फिर उनकी उसके लिए संचित है, वो क्रियामान होता है, दादा दादी पापा मम्मी का क्रियामान, उसके लिए संचित कर्मों से वो पलता है। दादा दादी इनके सबके कर्म कर्म ठीक है वो पल जाएगा आराम से, नहीं कर्म ठीक है वो सफ़र करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। अगर आप गरीब लोगों का शोषण करोगे, उसका शनि शनि खत्म होगा, और लाइक मासेस का शोषण करोगे, केतु खराब कर देगा, नॉट चंद्रमा, केतु खराब होगा, चंद्रमा तो ऑब्वियसली खराब होगा ही। तो ये सारी चीज़ें हो सकती कुंडली में खराब आपको दिखाई पड़ेंगी। दादा ने कुछ शोषण मतलब किया, उन ग्रहों के कारक खराब करने से। हाँ ऑब्वियसली होगा ही ना, उसके कर्म में तो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी ना, उसके क्या आपने खराब किया, ब्राह्मणों के साथ कुछ करके आप आपके नाती पोता की कुंडली में मिलाया पड़ेगा कि ब्राह्मण मतलब जुपिटर उसका खराब है, करके देख लो आप, आपको पता चलेगा। या फिर आप जैसे मेरे पिताजी ने एक गलत काम किया था तो उसको उसका सजा उनको मिला था, एक बार नहीं 2 बार मिला उनको। मेरे बाद एक छोटा भाई था जिसका मृत्यु हो गया, अराउंड 3 की 2 महीने के बीच में उसका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो जो कर्म मेरे पापा ने किए थे वो हमको बताते हैं, जो ये सारी चीज़ें हम पापा से ही सीखे हैं। तो पापा ये सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसे ऐसी बात है, तो ऐसा कर्म, तो ये है, तो सजा तो मिलेगा। स्टार्टिंग के 4 साल पिता, उस 4 से 8 माता, 8 से 12 दादा दादी, किसी किसी की कुंडली में उल्टा हो जाता है। 1 से 8 ही जो होते हैं वो दादा दादी की कुंडली में डिपेंड हो जाता है, 1 से 4 दादा दादी, 4 से 8 पिता, 8 से 12 माता हो जाता है किसी किसी की कुंडली में। और जब आप कुंडली मिलाएंगे ना तो पता चलेगा कि किसके हिसाब से ज़्यादा कुंडली मैच खा रही है, किसकी किसकी तरफ से ज़्यादा। नॉर्मली एक चीज़ बताता हूँ, बोला जाता है, ऑल्दो मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया है, कि जैसे जिस समय गर्भ धारण होता है ना उसी के आसपास का कुंडली ही बनता है जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस हिसाब से करेक्शन भी किया जा सकता है, गर्भ धारण के हिसाब से करेक्शन भी किया जाता है, लेकिन वो बहुत एडवांस चीज़ है। करेक्शन आप किससे करते हो? D24? क्या नहीं नहीं, D24 से आप कहाँ करेक्शन कर सकते हो यार। एजुकेशन देख के ना उससे, फिर तो अरे मैं नहीं देखा नहीं, था कहीं। हम लोग नहीं, वो सबके अलग अलग तरीके हैं वो, हम लोग मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही रेक्टिफिकेशन कराते हैं D24, मतलब 5 और 9 देखते हैं, सुना था मैं। नहीं यार फिफ्थ मेरे को से ये मुझे स्कूल नहीं पता। स्कूल देख लेते हैं, स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम 5 से 9 से वो, जैसे मैं अपना ट्राई किया, मतलब अपने में वर्क कर रहा है। कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। मैं वैसे नहीं करता, मेरा टेक्निक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मेरे को जिसमें रिजल्ट मिलता है मैं वो करता हूँ। मैंने अभी तक ये ट्राई क्योंकि नहीं किया। अगर ये ज़्यादा मैं देखता हूँ इसके बारे में, सर्च करूँगा। D24 से टाइम रेक्टिफिकेशन देखता हूँ देखता हूँ। हाँ, अभी तक मैं आपका समझ वो नहीं वीडियो आता। भी नहीं देख पाया मैं, टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को। अभी वीडियो उसमें बनाना कुछ है तो मुझे, उसका भी टाइम नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए, काट दे रहा हूँ आपको। उसमें कुछ सीटी देखना रहता है, वो वीडियो पे जाना तो सीटी देखना पड़ता है, सीटी का भी क्या एक्शन। अच्छा सीजी का एडिशन भेज देना, वो वीडियो भी मुझे भेज दो, कृपया करके हमको वीडियो भेज दो। हम आप ज़्यादा यार ज़्यादा ही इसमें घुस रहे हो, क्या एस्ट्रोलॉजर ही बनना है क्या, पूरा समझ सोच लिए हो कि पढ़ने मैं का तो यही वो करेंगे हम। रिसर्च कर लिया था, मून अंतर जैसा चल रहा था तब कर रहा था, मन अभी नहीं कर रहा इतना। अच्छा बढ़िया बढ़िया, हमको भी भेज दीजिए, हम भी देख लेते हैं। D24 वाला हम नहीं आते, हम जानते हैं वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन उधर से और नाड़ी से, दो तरह से हम जानते हैं। अरे तो एक और चीज़ है कि जैसे क्या बोलते हैं इसको,
हाँ, राजू जी महाराज। तो वो बोल रहे हैं कि लड़की की कुंडली से हम लोग जब ये करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टाइम निकालते हैं मैरिज के लिए, तो देखते हैं कि शुक्र देखना पड़ता है लड़के की कुंडली से, और लड़के की कुंडली से बृहस्पति देखना पड़ता है। आप लोगों को पता है ना कि कैसे एक टाइम निकालते हैं, इतना आप लोगों शायद चंद्र चंद्र बोले थे क्या वीडियो है? अरे यार फिर भूल गए तुम लोग। सबको किसको याद है ये वाली चीज़? तो नहीं, लड़के का सूर्यकांत जी वीनस। आपने बताया थी लड़के इतने का क्या बजे है? यहाँ पे होगा। लड़के का क्या था? लड़के का वीनस से जुपिटर 159। देखो ऐसे ऐसे आप खोल सकते हो, मेरे पास देखो पंचांग है नहीं अभी मेरा। देखो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जनवरी में ऐसा शायद खरमास लग रहा है, अभी से खरमास लगेगा, ठीक है। तो ये देखो आपको दिखाई पड़ेगा शुक्र तारा अस्त, शुक्र तारा अस्त, शुक्र तारा शुक्र तारा शुक्र तारा अस्त, दिखाई पड़ रहा है ना? शुक्र तारा अस्त, शुक्र तारा सब अस्त है। पूरा जनवरी ही शुक्र तारा जो है वो अस्त है। और शुक्र का तारा क्या है, किसी को पता है? तारा किसी को पता है? ये जो ये होता है तारा, एक मिनट रुकना। शुक्र तारा, आठ आठ की 9 ताराएं हैं। नहीं नहीं रुकना, ये नहीं है। इसका एक ये होता है, जन्म तारा होता है, जन्म तारा। तो वहाँ पर शुक्र का एक तारा है, तो वो जब अस्त होता है तो मतलब यहाँ पर आप नहीं कर सकते। तो जैसे पूरा जनवरी ही वो अस्त है, उसके बाद फरवरी में है, जैसे फरवरी में यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। तो उसके बाद भी कुछ ही ये है, क्या बोलते हैं, कुछ ही आपका नक्षत्र है जिसमें विवाह होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होता है मृत्यु बाण, मृत्यु बाण बोल के एक चीज़ होता है, वो देखना पड़ता है, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद भद्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जिस दिन पे नहीं है उस दिन उनका मूल नहीं होना चाहिए, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं क्या इसको बोलते थे, भूल गया मैं। पहले तो दिशाशूल नहीं होना चाहिए, दो तीन चीज़ें हैं, दिशाशूल नहीं होना चाहिए, और लड़की या लड़के के घर पे हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मान, मान नहीं होना चाहिए। अब मान क्या होता है, जैसे सोचिए सूर्यास्त से, जैसे आपके दादाजी का डेथ का अगर नहीं मरे हैं तो माफ करिएगा, जैसे दादाजी का जो डेथ का ये होगा ना, डे होगा ना, वो आपका अभी करंट मान होगा। एक होता है कुल मान, एक होता है करंट का मान। तो ये दो चीज़ को आपको कंसिडर करना पड़ता है, कुल मान होता है और ये मान होता है, तो ये दोनों को आपको कंसिडर करना पड़ता है। कुल मान कभी नहीं घटेगा, मान घटता है। मान कट सकता है, ऐसे सोचिए आपके दादाजी का, जैसे मेरे दादाजी का आई थिंक डेथ जो हुआ है वो हुआ है रविवार को, लेकिन सोचिए मेरे बेटे का जन्म हो गया, बेटे का जन्म हो गया रविवार को, तो मेरे दादाजी का जो मान है वो हट जाएगा। ऐसे करके ये काम करता है, अगर मान है तो मान को कंसिडर करना पड़ता है, मान नहीं है तो फिर बात अलग है। अब इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, नक्षत्र उस दिन कौन सा है। सबसे बढ़िया जो नक्षत्र है वो स्थिर नक्षत्र में विवाह सबसे बढ़िया होता है। स्थिर नक्षत्र का रेवनी, तीनों उत्तरा और रोहिणी, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है, रोहिणी नहीं, रेवती, तीन उत्तरा, जो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद है, ये तीन नक्षत्र बढ़िया है। बाकी और भी नक्षत्र जिसमें विवाह हो सकता है, मूल, रोहिणी, मूल, स्वाति, मृगशिरा, माघा, अनुराधा, ये क्या है, ये मृदु है, सौम्य नक्षत्र है, तो इनमें विवाह किया जा सकता है, इन सब में विवाह अलाउड है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि उस दिन मृत्युबाण है कि नहीं। मृत्युबाण है तो आप उस दिन रिकमेंड नहीं कर सकते कि शादी करें। मृत्युबाण आपको पंचांग में ही मिलेगा, इधर नहीं मिलता है, इधर आपको शायद दिखाई ना, या फिर आप अलग से सर्च मार सकते हैं। और एक होता है भद्रा, भद्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है, भद्रा नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है 9 फरवरी 2026, हाँ 9 फरवरी, तिथि देखिए सप्तमी अष्टमी है, कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष का विवाह हम लोग कंसिडर नहीं करते, खराब होता है, तो इसको तो हम ऐसे ही मना कर देंगे। शुक्ल पक्ष में हम लोग जाएंगे, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी तो शुक्ल पक्ष आगे होगा, तो 9 पार करके उत्तरा भाद्रपद, देख रहे हैं यहाँ पर, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो गया, उत्तरा भाद्रपद, तिथि होगा तृतीया, इसमें हम लोग विवाह कर सकते हैं, उत्तरा भाद्रपद है। अब जैसे आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पर फरवरी हमको कैसे पता चलेगा कि क्या है, राइट। तो इधर हमको नीचे जाएंगे, देखिए चंद्र राशि है कुंभ उस दिन की, सूर्य राशि है कुंभ, सूर्य का नक्षत्र है धनिष्ठा, ये सब छोड़िए, नीचे जाएंगे, राहु काल, दिशाशूल दक्षिण, नक्षत्र शूल दक्षिण। तो अगर अगर क्या होता है इसके बाद भी बारात जो है, बारात अगर दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है तो उस दिन हम लोग मना कर देंगे, ये नहीं, ये हम डेट रिकमेंड नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद
कहा गया ग्रह वाला, कहा गया ग्रह वाला टॉप पोजीशन सब कहा गया। वहाँ एक दिखाता है ग्रह वाला पर ऋतु तथा आयन, राशि तथा नक्षत्र। नक्षत्र पूरा भाद्रपद, पूरा भाद्रपद, पूरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद से मतलब शादी पहले हो जानी चाहिए, ठीक है, उत्तरा भाद्रपद से, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद जो है उग्र नक्षत्र है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए ये 06:12 AM से चालू हो रहा है उत्तरा भाद्रपद, तो ये 19 तारीख का डेट ही है, और जो ये है वो 20 फरवरी का निकल रहा है। तो मतलब 6 बजे से सुबह पहले लड़की का विदाई हो जाना चाहिए, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। किसी किसी का एकदम सुबह सुबह भोर भोर में विदाई विदाई हो जाता है, क्यों? ये नहीं तो फिर उत्तरा भाद्रपद लग जाएगा। एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सौम्य नक्षत्र में या फिर स्थिर नक्षत्र में ही जो लड़की है उसके घर में प्रवेश है। बहुत लोग सोचते हैं कि इसे विवाह हो गया, तो अरे विवाह होने से क्या होता है, लड़की जो आपकी लक्ष्मी है वो किस नक्षत्र में आपके घर में प्रवेश कर रही है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। चर नक्षत्र में आएगी तो बार बार इधर उधर करती रहेगी, स्थिर में आएगी तो वो बनी रहेगी, घर में आपका लक्ष्मी बना रहेगा। उग्र नक्षत्र में आएगी तो वही वही उग्रता दिखाएगी। ये बहुत समझना आपको ज़रूरत है। अब जैसे अगर सोचिए कि इस दिन का जैसे आपको नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे इसमें नहीं दिखा रहा यार, कंप्यूटर में तो दिखा देता है। वार गुरुवार शुक्ल पक्ष विक्रम संवत दिखा रहा है। पता नहीं मैं शायद कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पर दिखा नहीं है। पद के हिसाब से नक्षत्र कैसे चेंज होते हैं, पद के कहाँ से, पद के 4, एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। भाई लूना मार मार के दरवाजा खोल दे रही है, तांडव मचा के रखी है घर में। तो बेसिकली अब देखिए, अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, यहाँ से आपको सब कुछ सही लग रहा है, वैसे जब हमारे पास ये होता है ना, जैसे टोक्यो जापान पे सेट है, इसको आपको इंडिया सेट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर जहाँ पर आप देख रहे हैं ना उस हिसाब से वो सेट करिएगा। यहाँ पर टोक्यो जापान दिखा रहा है, टोक्यो जापान का मत दिखिएगा। तो वहाँ पर जब आप देख लेंगे कि हाँ भैया वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो उस दिन का आप कुंडली बना लीजिए, उसी दिन का आप सपोज कुंडली बना लीजिए, ठीक है। मैंने सोचा ये कुंडली बना लिया फॉर एग्जाम्पल। अब सोचो लड़का और लड़की का हम लोग एक बार ये देख लेते हैं, राशि देख लेते हैं। कोई एक बंदा बताओ लड़का का राशि, कोई लड़की का राशि बताओ। या मकर ले लो। सिंह राशि। मेल का ये है, फीमेल का सिंह पकड़ लेते हैं, और इसका मकर, इसका 5 लिख लेते हैं, यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, ठीक है। 5 और 10, तो फीमेल से हम लोग देखेंगे क्या, तो जुपिटर का पोजीशन, इसका क्या देखेंगे, सूर्य का पोजीशन। अब इन दोनों से हम लोग को मैच करना है, तो वही राशि यही ये मतलब जिस दिन देख रहे हो वही दिन पड़ी। तो अब देखो फीमेल से ये पंचम में पड़ रहा है जुपिटर, फीमेल की राशि से मतलब सिंह से ये पंचम में पड़ रहा है ना जुपिटर, ठीक है। तो हाँ तो हाँ या ना तो बोलो, समझ में आ रहा नहीं? आहो हाँ आहो। पढ़ रहा है। हाँ ठीक है। अब लड़के का कुंडली था मकर, मकर से ये एकादश पड़ रहा है, राइट, मकर से सूर्य हाँ एकादश पड़ रहा है, इसके कुंडली में मकर से सूर्य एकादश पड़ रहा है, ठीक है। हाँ फिर सही हुआ ना फिर तो। हाँ हो गया, लेकिन एक चीज बाकी रह गया। अब हम लोग देखेंगे चंद्रमा, चंद्रमा 6 8 12 पे नहीं जाना चाहिए, लड़की की कुंडली से 6 पे चला गया चंद्रमा, समझ में आ रहा है? लड़की की कुंडली से मतलब लड़की के इससे राशि से चंद्रमा 6 पे है, विवाह नहीं हो सकता उस दिन, नहीं होगा, आगे पीछे डेट करना पड़ेगा फिर से। इतना सारा चीज़ देखना पड़ता है एक शादी का डेट देने के लिए, इसलिए आप लोग बोलते हैं कि शादी का डेट ही तो निकालना है, कुंडली मिलाप किए तो शादी का डेट निकाल दीजिए। शादी का डेट निकालना सबसे ज़्यादा माथापच्ची का काम है मेरे को लगता है। महीने में 1 2 दिन बस फिट होगा फिर तो। अगर अगर आपको सब कुछ देख के विवाह करना है, प्रॉपर विवाह करना है, यही यही तरीका है। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई भी काम ना फालतू के लिए नहीं किया, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बैठ के फालतू चीजें करते थे। हम लोग जैसे ब्रीज तो ब्रीज जब भाग के करते हैं उनका क्या होता है फिर? तो भाग्य करते हैं, तो उनका लाइफ कैसे चलती है? वैसे ही चलती है। मेरे दूर के रिश्तेदार में एक बुआ हैं, भाग्य की शादी, लाइफ वैसे ही चल रही है उनकी, 2 डिवोर्सेस हो चुके हैं और पता नहीं क्या 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 उनके साथ हुआ। तो जैसा आप करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा भाई, दिस इज द गिवन वन। और खास करके वो जो 11 नक्षत्र थे उन्हीं में विवाह होता है, तो इसी का ध्यान रखिएगा। और मृत्यु बाण उस दिन नहीं होना चाहिए। मृत्यु बाण का कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको पंचांग मिलेगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो पंचांग आप लोग से खरीदवाऊंगा, 26 27 का पंचांग खरीद लीजिएगा, एक एक, ज़्यादा नहीं लगता, 100 100 रुपये लगता है, मंगवा लीजिएगा पंचांग। पंचांग मंगवा लेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सब कुछ डेट वेट सब कुछ दिया रहेगा, मैं पंचांग पढ़ने सिखा दूंगा।
बहुत आसान है पंचांग पढ़ना, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वो जिसमें मोटी सी एक बुक होती है। लंबा सा होता है पंचांग। हाँ समझ पतला गया। रहता है, लंबा पतला, हाँ घर में है मेरे में। हाँ, तो पीला जितना, कलर का रहता है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे हम लोग फॉलो करेंगे काशी का पंचांग, काशी का पंचांग, ठीक है। जैसे हम लोगों के लिए दो तरह के पंचांग हमारे यहाँ पर बनते हैं। एक बनता है साउथ इंडिया का पंचांग, एक बनता है नॉर्थ इंडिया का पंचांग जो कि काशी का बनता है, और एक शायद रामेश नहीं, कहाँ का बनता है, तिरुवनंतपुरम की कहाँ का बनता है। दो तरह के पंचांग बनते हैं। तो हमारे में क्या होता है, हमारे में जो चीज़ें होती हैं चालू और बंद होती हैं, वो मतलब पूर्णिमा तक होती हैं। और जैसे हमारे यहाँ पर जो ये चढ़ता है, क्या बोलेंगे इसको, हाँ जैसे समझ लीजिए आप, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है ना, हाँ तो अमावस्या से पूर्णिमा, अमावस्या से पूर्णिमा होता है हमारे यहाँ पर। अमावस्या से एक से चालू हुआ, यहाँ पर आया, फिर एक से वहाँ, जब नहीं पूर्णिमा से पूर्णिमा होता है, सॉरी पूर्णिमा से पूर्णिमा ही होता है हमारे यहाँ पर। तो क्या यार मैं, हाँ सावन, सावन जैसे होता है हमारे यहाँ पर, पूर्णिमा से पूर्णिमा होता है। लेकिन साउथ वाले में चतुर्थी से कि पंचमी से पंचमी होता है, ऐसे करके वो लोग काउंट करता है। हमारे यहाँ पर पूर्णिमा से पूर्णिमा चीज़ें चलती हैं। तो वैसे करके रीतियों में डिफरेंस है। जैसे बंगाली में, बंगाली लोगों का थोड़ा सा पंचांग अलग होता है हमसे, वही डिफरेंस वहाँ पर आता है। कैलकुलेशन में भी वो लोग का पंचांग थोड़ा अलग है हमसे, वही बड़ी डिफरेंस आती है। लेकिन नॉर्मल चीज़ें सही एक ही जैसे चलेंगी। डेट वेट सब कुछ एक ही जैसे चलता है, वो लोग अलग तरह से चीज़ों को मानते हैं, बस वही चीज़ है। लेकिन कभी भी तिथि नहीं बदलेंगे, तिथि जो है वही रहेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल जो कैलकुलेशंस है वो फिक्स्ड है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। और जब किसी को पता है कि दुनिया को वार का जो था, मतलब डेज जो है वो किसने दिए हैं एक्चुअल में किसने दिए हैं, भारत नहीं दिए थे, वो बने ही है राशि के आधार पे, और राशि के आधार पे बने हैं, कोई और उनका आधार नहीं था, राशि के आधार पे बने। हाँ ये बात अलग है कि बांट दिया गया, उनको काट दिया गया और उनका नाम अलग अलग कर दिया गया, लेकिन जो बने थे उसी उसी हिसाब से बने थे। आपकी शादी में हवन का मंत्र आप ही पढ़ोगे या अलग ब्राह्मण जी आएंगे? नहीं, अलग ब्राह्मण जी आएंगे, वैसे हम लोग भी पढ़ेंगे, although पढ़ूंगा तो खराब लगेगा, वो ये बात होता है, नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे आपको ज्ञान है भले ही, लेकिन आपको करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का अगर आप आशीर्वाद नहीं लेते हो, अपने पुरोहित का आशीर्वाद नहीं लेते हो, तो बृहस्पति खराब हो जाएगा ना। शादी में रिश्तों का आना बहुत जरूरी है। जब मामा नहीं आएंगे तो मर्क्यूरी 6th हाउस खराब हो जाएगा। सारे हाउसेस को अपना एक रिलेशन दिया हुआ है ना, तो वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। जैसे अगर आपके शादी में आप नहीं रहोगे तो शादी तो होगी नहीं, लगना इंपॉर्टेंट होगा। द्वितीय भाव में परिवार आना चाहिए, तृतीय भाव में आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आएंगे वहाँ पर, छोटे भाई। चतुर्थ भाव की माँ रहनी चाहिए, सुख है वहाँ पर ना, उनको सुख मिलेगा। आप पंचम भाव में आपके बच्चे तो आएंगे नहीं, लेकिन पंचम भाव में से ये होती हैं स्टूडेंट्स। नहीं स्टूडेंट्स नहीं पंचम भाव के रिलेशन अपने अलग है, कोई आप बताता हूँ। पंचम भाव के शायद आपकी ये आती हैं गर्लफ्रेंड्स। भाई यार, आपके ब्रदर इन लॉ, मम्मी की फैमिली। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ साले, वो। उसके बाद 6th हाउस हो गया आपका मामा का घर। सप्तम भाव आपकी वाइफ, नहीं आएगी तो कहाँ से चलेगा। अष्टम भाव आपके ये होते हैं। पंचम भाव ऐसे इन बुआ का भी लॉज। होता है, पंचम भाव बुआ का भी होता है। अष्टम भाव इन लॉज का हो गया। अब वहाँ पर आप प्रवेश कर रहे हो, वो आपका नया परिवार हो गया। उसके बाद नवम भाव के पिता, दशम भाव आपके सोसाइटी जो होती है, एकादश भाव के मित्र, द्वादश भाव में फिर नवम भाव ऐसे पुरोहित का भी होता है, दशम भाव पिता का होता है, दशम भाव पिता का होता है। नवम भाव जो होता है पुरोहित का, दशम भाव पिता का, एकादश भाव हो गया आपके सोसाइटी का या फिर फ्रेंड्स का। द्वादश भाव जो होता है वो अगेन आ जाता है आपकी जो एक होते हैं पुरोहित, एक होते हैं ये कुल देवताओं का, कुल देवता। फिर आपका वैसे पंचम भाव में भी कुल देवता आते हैं, सारे घर के देवी देवताएं आते हैं। एकादश भाव में यार, सॉरी द्वादश भाव में एक और जन आते हैं यार, मुझे याद नहीं यार, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पूरा बनाया हुआ है। एक सिस्टम भी फेल करता है, शादी वहीं पे टूट जाती है। जैसे किसी की शादी नॉर्मल आप देखोगे, नॉर्मल जो लोग भाग के करेंगे उसके मामा भी तो प्रेजेंट रहेंगे नहीं शादी में, और ना ही कोई भगवान का आवाहन हुआ, तो द्वादश तो भाग भी खाली 6th हाउस खाली। ऐसे ही केसेस में डिवोर्स होंगे। अगर किसी के मामा में नहीं होते ना शादी में, मोस्ट लाइकली वो शादी डिवोर्स में एंड अप होती है, मोस्ट लाइकली। 6th हाउस खुला रहेगा उनका, वहीं से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आएंगे, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहीं से आएगा। मर्क्यूरी भी ज़रूरी है। मर्क्यूरी वैसे आपकी फुआ भी हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर एक प्रचलित है, कोहरत का भात खिलाया जाता है। वो रिचुअल ही उसीलिए बना है कि 6th हाउस बंद हो जाए, वो रिचुअल ही उसीलिए बना है कि 6th हाउस बंद रहे।
कोहरत का भात का एक रिचुअल होता है हमारे यहाँ पर। वो रिचुअल जब आप नोटिस करोगे, इट इज़ सच अ ब्रिलियंट रिचुअल। वो रिचुअल ही वैसा बना हुआ है। राहुल दादाजी है ना, दादाजी हैं तो ठीक है, नहीं है तो क्या कहिएगा, दादाजी को कब्र से नहीं उठा के लाएंगे, वो फिर द्वादश में चले जाएंगे। जब पितरों का आह्वान होगा तो वो आएंगे, बैठेंगे। वैसे द थिंग इज, अभी की शादी में हम लोग बहुत बहुत गंदी वाली काम करते हैं। हम लोग अभी दारू पी रहे हैं, हम लोग अभी चिकन विकन बनवा देते हैं, हम लोग अभी तो लहसुन प्याज के बिना चीज़ें नहीं होंगी, शादी में खाना नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मंत्रों से जब आह्वान होता है ना, तो पितर आते हैं वहाँ पर। हम मतलब जैसे बारात जाएगा, जब शादी का जब मंडप बैठेगा तो वहाँ पर लड़के के साइड के पितर होंगे, लड़के के साइड के पितर होंगे, कुल देवी देवता आते हैं, शिव जी आएंगे, शिव जी का पूरा आवाहन होता है, पार्वती मैया का आवाहन होता है, सारे गणेश का, गणाधिपतियों का आवाहन होता है, फिर पूरा उनका जो सेना आता है उसका आवाहन होता है, कीर्तिमुख, विलोहित, सबका आवाहन होता है। उसके बाद फिर जितने भी देवी देवता है, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, तीनों का आवाहन हुआ, ये तो हो ही गया। लक्ष्मी जी का आवाहन होगा, खास करके पार्वती मैया का पूजा होता है इसके साथ, क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र के साथ। वो बहुत इंपॉर्टेंट वो रिचुअल है। क्यों? क्योंकि पार्वती मैया शिव जी पे टिकी हुई थी। वो बोले कि क्या, वो एक है ना बहुत अच्छा सुंदर वो कि अ, अ, कैसे एक बहुत ही अच्छा दोहा है कि सत न सहस्त्र वर्ष तब रहो कुंवारी, यही शंभु न तो रहो कुमारी, ऐसे करके बहुत एक अच्छा, मेरे को याद नहीं आ रहा वो है। मतलब करूंगी विवाह तो सिर्फ शंभू से ही करूंगी, वरना करूंगी ही नहीं विवाह, भले ही वापस से जन्म लेना पड़े मुझे, लेकिन करूंगी विवाह तो सिर्फ शिव जी से करूंगी। तो वो एक दृढ़ निश्चय बनाने के लिए लड़की का वो वहाँ पर वैसे किया जाता है। वैसे कोई भी हम लोग जो शादी करते हैं ना, वो एक्चुअली विष्णु जी के हिसाब से शादी नहीं है, वो शिव जी की शादी का हम लोग जो फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें जो है ना वो शिव जी की शादी में होती है। पहली जो बढ़िया से जो विवाह हुई थी वो शिव जी का ही विवाह हुआ था। कैसा अजीब सा एक नेचर, मतलब विष्णु जी की भी क्या महिमा है कि विवाह भी किसका कराया, तो अघोरी का। अघोरी का विवाह करा कर दिखा दे कि देखो भाई, अघोरी को भी, अघोरी है ना, शिव जी तो अघोरी हैं, उनका इस दुनिया से कोई रिलेशन नहीं था। तो रिलेशन बनाने के लिए सबसे विधिवत जिसका शादी हुआ पहली बार, वो थे शिव। सबसे विधिवत शादी हुआ। तो वहाँ पर एकदम वही वही चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। वैसे शिव जब शादी होगा तो जितने भी मंत्र हैं ना, ऑलमोस्ट सारे मंत्रों का मैं जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग उच्चारण करते हैं, तो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतन हरि। उसके बाद शिव विष्णु जी का वाहन मंत्र वो बार बार नहीं करते, रात को नहीं करना चाहिए वाहन मंत्र, वो एक चीज़ है। और उसके बाद शिव जी का जो ये होता है आपका, शिव जी का जितना पढ़ना आप पढ़िए विवाह में, उतना प्रसन्नता। शिव जी को तो ऐसे ही प्रसन्नता होती है, पढ़ो जितना मेरा पढ़ना है, मेरे को और मजा आएगा, वो एक चीज़ है। तो शिव जी का ऐसे, हाँ ये होता है, रुद्राष्टकम, रुद्राष्टकम का पाठ होता है। हवन हमारे यहाँ पर एक्चुअल में नहीं होता। जो हवन होता है तो बोलते हैं ना 7 फेरे, एक्चुअली हमारे पर 4 फेरे होते हैं, 7 नहीं, ठीक है। 4 पुरुषार्थ के प्रतीक है, 7 कस्में होती हैं। 3 पुरुष पत्नी को देते हैं, सॉरी 4 पुरुष पत्नी को देते हैं, 3 पत्नी पुरुष को देती हैं, 3 वचन, ऐसे 7 वचन हैं। 4 फेरे हैं, 4 फेरे फॉर 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी भैया अलग ही अपना चीज़ है कि मतलब देखो कैसे बनाया हुआ है। धर्म धर्म नहीं, पहले का मोक्ष नहीं आ सकता, पहले ये भी नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। काशी गया था ना, तो ये चीज़ तो समझाया हमको एक एक जन ने कि सोचो ये एक बैंक है ऑफ रिवर, ये एक बैंक ऑफ रिवर है। तो ये हो गया आपका धर्म, ये हो गया मोक्ष, इसके बीच में फ्लो करता है काम और अर्थ, और ये है आपका लाइफ। जब तक जो ये नदी है ना, ये नदी क्या है, ये है आपका काम और अर्थ। धर्म और मोक्ष के बीच में फ्लो करे ना, तब तक आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा सोसाइटी से। जिस दिन काम और अर्थ, धर्म की या फिर मोक्ष की जो सीमा है उसको पार कर जाए, उसी दिन आप पापी बन जाते हो। काफ़ी बढ़िया चीज़ होता है। इसलिए धर्म, फिर यहाँ पर अर्थ है, हम काम लिख दें ना, धर्म अर्थ फिर काम फिर मोक्ष। मतलब ये नदी ऐसा है एक, दोनों साइड पे बैंक है, गंगा जी का नदी, धर्म उधर मोक्ष। आप इस जगह से खड़े हो, धर्म पे खड़े हो, मोक्ष को देख रहे हो, बीच में जो है नदी फ्लो कर रही है, कौन सी, तो अर्थ और काम की। इसी के बीच में आप फंसे रहोगे। पार करना है तो वही फिर आपको राम पकड़ना पड़ेगा, शिव पकड़ना पड़ेगा, वो अलग अलग तरीक़ा से लेके जाएंगे, वही चीज़ है।
हाँ वेदांत भाई बोलिए। सर अगर ये काम इतना ही बुरा है तो बनाया क्यों है ये फिर? अरे माया भाई माया, नहीं तो फिर तो वेस्ट हो जाता ना, ये तो संसार बनाने का ही प्रक्रिया ही वेस्ट हो जाता, कुछ तो काम ही नहीं था। हम ही ने ना भगवान नहीं, को बोला कि एक्स्ट्रा क्यों है फिर? अरे नहीं नहीं, लिमिट में तो ठीक है। हम ही ने भगवान को बोला कि हमको हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। एक्चुअली जो कहानी है वो ये है कि हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान को हमने बोला, भगवान की जैसे भगवान जब आदमी सैड रहता है, अलोन रहता है, तो वो क्या करता है? बच्चे पैदा करता है। भगवान ने भी बच्चे पैदा किए, अनगिनत बच्चे पैदा किए। बच्चे बोर हो गए, बोले कि हमको अपनी आपकी छत्र छाया में नहीं रहना, हम बोर हो चुके हैं, हमको सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, हमको भी दुख सहना है, हमको भी थोड़ा मजा लेना है लाइफ में, हमको भी माया को भोगना है, हमको भी करना है। तो भगवान ने बोला चलो हम प्ले ग्राउंड बना देते हैं, ये पृथ्वी बना दी, मृत्यु लोग बना दिया, बोले ये लो प्ले ग्राउंड। अब इसमें आपको अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, तो बिना माया का प्ले ग्राउंड क्या है? कुछ नहीं है। तो माया को तो डालना ही पड़ेगा ना। अब जब तक सब कुछ भोगोगे नहीं तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। हम ही ने ये सर हम ही ने ये फालतू चीज़ें अपने सर पे मंडवा ली है। यही तो एक तो छोटी सी बात है। एक्चुअली लाइफ कुछ है ही नहीं। बात यह है कि लाइफ बहुत छोटी है, हम इसको चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा ग्रैंड खुद ही में बना के रखते हैं। यही तो बात है ना, अगर सोचो तो आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, और जब आप बड़े स्केल पे सोचोगे तो आपकी लाइफ बहुत इनसिग्निफिकेंट दिखाई पड़ेगी। आपके लिए आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, लेकिन कॉस्मोस के हिसाब से बहुत इनसिग्निफिकेंट है आपका। आप अगर वही तो बात है ना, अर्थ का लाइफ को अगर हम लोग रख देते हैं, अर्थ का पूरा लाइफ को अगर 24 घंटे के क्लॉक में रख देते हैं, तो ह्यूमन जो स्पॉन होते हैं वो होते हैं आपके 11.59.07 पे। और तब से मतलब कितना आप लोगों ने सिर्फ 53 सेकेंड जिया है सिर्फ अर्थ के लाइफ में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पूरा कॉस्मोस, राइट? हम लोगों ने सिर्फ 53 सेकेंड जिया है अर्थ पे, और हम लोगों को लगता है हम लोगों ने बहुत बड़ी कुछ किया है, अचीव किया है, बहुत हमारी बड़ी लाइफ है, 70 साल हमको बड़ा लगता है। लेकिन कॉस्मिक के हिसाब से तो कुछ नहीं है, वो तो 70 साल कॉस्मोस के हिसाब से तो वो माइक्रो सेकेंड में नहीं है 70 साल। तो वही वाली चीज़ है। वैसे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर वेदों में दिया हुआ है, पुराणों में दिया हुआ है, ये ब्रह्म पुराण में, पद्म पुराण में, ये सारी चीज़ों में दिया हुआ है। लोकों का वर्णन है, वहाँ पर बताया गया है कि जो एनर्जीज हमारे तरह फ्लो करती है वहाँ पर, वो भी काफ़ी काफ़ी मस्त टॉपिक है, वो भी खुद में एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब बोला गया है कि ये जो भूलोक है वो मिडिल में कहीं ना कहीं पे आता है, और जो बाकी लोग हैं, बाकी जो लोग हैं वो बटे हुए हैं। जैसे यहाँ पर अगर भूलोक है या फिर मृत्यु लोग जिसको बोलते हैं, तो इसके नीचे जो है वो पताल है। पताल 14 तरह के होते हैं, और इसके ऊपर जो है वो भी 14 तरह के हैं। तो इससे ठीक ऊपर जो जगह है ना, वहाँ पर हनुमान जी वास करते हैं। हनुमान जी हमारे यहाँ पर वास नहीं करते, मे बी 4 डायमेंशन हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग 3.5D में एग्जिस्ट करते हैं। 3.5D हम लोग समझते हैं कि 4 डायमेंशन है, बट वी कैन नॉट एंटर इट, इट कैन नॉट इंटरेक्ट विद इट। वी कैन अंडरस्टैंड इट बट वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद इट। तो हम लोग 3.5D में है। हनुमान जी टोटली 4 डायमेंशन में है। उनके जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मन की गति से चल रहा है, ये सारी चीज़ें 4 डायमेंशन में आती है। उसके ऊपर जितना आप जाओगे उतना आप एडवांस हो जाओगे। एक्चुअली टोटल में आई थिंक 21D एग्जिस्ट करता है, ऊपर भी 21 है। लेकिन हमारे हिसाब से, पुराणों के हिसाब से शायद 21 टोटल है। तो पता नहीं, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, शायद 21 टोटल है, पूरा ही 21 टोटल है। इसके नीचे लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि 14 नीचे है, 14 ऊपर है पुराणों के हिसाब से। कहीं कहीं अलग अलग वर्णन दिया हुआ है, लेकिन ऐसा है। तो अब जितना ऊपर जाओगे वैसे इसके ऊपर और लोक है, गंधर्व लोक है, यक्ष लोक है, ऐसे करके। और फिर ऊपर जाके ब्रह्म लोक है। तो ब्रह्म लोक में टाइम अलग फ्लो करता है। वाई? बिकॉज इट इज इन हायर ग्रेविटी फॉर्म। तो आपको पता होगा, इंटरस्टेलर देखिए, तो अगर ब्लैक होल के पास रहोगे, जितना ज़्यादा ग्रेविटी के आसपास रहोगे उतना ज़्यादा आपके टाइम डायलेट हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि आप उतना ही स्पीड से मूव कर रहे हो। जितना स्पीड से मूव करोगे उतना आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। तो सेम चीज़ वो वहाँ पर एक्सप्लेन की गई है बाय स्टोरी। क्या होता है कि नाम तो मैं भूल गया, लेकिन ये एक राजा रहते हैं जो कि अपनी वाइफ को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि इस पृथ्वी पे उनके लिए, उनकी लड़की के लिए कोई अच्छा वर नहीं है। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी से बात करने, ब्रह्मा जी से बात करने, क्रिएटर से। अरे भाई हट, मेरा स्पेलिंग एकदम खराब हो गया, छोड़ो। ब्रह्मा जी से आते बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मा वहाँ पर ब्रह्मलोक में आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना, ब्रह्मा जी मतलब शायद किसी काम में व्यस्त रहते हैं, डांस एंजॉय कर रहे होते हैं। तो डांस में लिटरली उनके लिए 3 क्षण बीतते हैं, 3 क्षण। 3 क्षण बोल सकते हैं हम लोग, 3 मिनट्स जैसा, 3 मिनट्स जैसा। वो वहाँ पर बात करते हैं, और
ब्रह्मा जी से मतलब 3 क्षण बीतते हैं डांस में, और वो फिर जब जाते हैं बात करने के ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सतयुग में कोई भी ऐसा हमको वर नहीं मिला कि जो मेरी बेटी के लायक है। तो ब्रह्मा जी हंस के बोलते हैं कि सतयुग तो कब का बीत गया, और बीच में आया था आपका त्रेता, वो भी बीत गया, राम जी का अवतार होके वो खत्म भी हो गया। अभी जो करंट चल रहा है, अगर आप अभी निकलोगे तो आपको मिलेगा द्वापर, नहीं सही सतयुग से नहीं वो एक मिनट रुकना, वो राम जी के अवतार के बाद से वो गए थे, राम जी के अवतार के बाद से मतलब त्रेता में गए थे, वो त्रेता में गए थे, और 3 मिनट वहां पर रुके तो द्वापर आ गया था, द्वापर का एंड आ गया था, द्वापर का एंड आ गया था, द्वापर युग का, द्वापर युग का एंड मतलब वही। तो ब्रह्मा जी ने बोला हंस के कि मतलब इतना सब कुछ हो गया, आप तो यहीं पे हो, तो अभी जाओगे, अभी जस्ट निकलोगे अगर आप, तो आपको द्वापर युग मिलेगा। द्वापर युग में सिर्फ एक ही जन है जो आपके कन्या के सुयोग है, वह बलराम जी, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जो कि शेषनाग का अवतार है, ऐसे उन्होंने बताया। तो फिर वो तुरंत वहां से निकले, तो द्वापर युग में बलराम जी का जिससे शादी हुआ था वो यही थे। तो ऐसा पूरा है कि वहाँ पर टाइम डायलेशन अलग है, कैलाश में टाइम डायलेशन अलग है, फिर आपका क्या बोलते हैं इसको, वैकुंठ में टाइम डायलेशन अलग है, अलग अलग तरह से टाइम फॉलो करता है। सिमिलरली अगर आप सोच के देखो तो नाउ इट मेक सेंस, अगर अगर सोचो अगर हम मैं अभी 70 साल का हूँ, या फिर 70 साल एवरेज पकड़ते हैं, अगर मैं उस जगह पर हूँ ना, तो अर्थ का जो लाइफ स्पैन है वो मेरे लिए काफ़ी इनसिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि मेरे 1 सेकेंड यहाँ पर 1 साल बीत रहा है, अलग अलग टाइम हो सकता है ना, तो मेरा वहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर 1 साल बीत रहा है, सोच लो, तो बहुत टाइम डिफरेंस आ जाएगा। मेरे वहाँ पर 5 मिनट हुए, यहाँ पर कितने साल बीत गए, 60 × 5 300 साल बीत गए, तो भैया बहुत बहुत बड़ा कांड हो गया ये, तो समझ रहे हो ना, वैसी चीज़ है। अब अगर अगर वहाँ पर कोई प्राणी नॉर्मली अगर 100 साल भी जीता है ना, लेट्स कंसिडर 100 साल भी जी रहा है ना, तो वो अर्थ को पूरा उसका लाइफ स्पैन देख सकता है अर्थ का, कोई फास्ट फॉरवर्ड रील में उसके लिए तो लगेगा हुर्र करके काम हो रहा है। यहाँ पर भले ही वो दिन रात है, लेकिन उसके लिए वो 16x वीडियो चल रहा है, या फिर 100x वीडियो चल रहा है, पता नहीं, वैसी चीज़ है। अगर आप लोगों को कोई लास्ट क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है। आपका माइक काम नहीं कर रहा सुरेश भाई। ये ट्रू नोड और मीन नोड में डिफरेंस कहाँ पर आओगे थोड़ा? ट्रू नोड और मेन नोड, मीन नोड नो आइडिया, पढ़ा होगा ऐप में इसको, ऑप्शन था मैं, इसको मतलब इसको एक एक मैंने एक नहीं। डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, मतलब कितना डिग्री का, 10? एक एक एक? मतलब ट्रांसलेट होता है ना, मतलब विषय में तो कोई लोग मीन नोट कंसीडर कर रहे थे, कोई लोग ट्रू नोट कर रहे थे, ऐसा है, मैंने देखा इसको था। हिंदी में कुछ और पढ़ा होगा, ये ट्रू नोड मीन नोड में समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में मैंने कुछ और पढ़ा होगा इसको, इसको हिंदी में शायद कुछ और हाँ बोलते हैं। हाँ, तो ऐप में भी कुछ ऑप्शन भी रहता है, ऐप में ट्रू नोट मीन नोट करने का, कंफ्यूज हो गया मैं। 1 डिग्री का डिफरेंस, मतलब 18 दिन का हाँ, डिफरेंस, नहीं 18 दिन कहाँ से, 1 डिग्री का डिफरेंस कितना हुआ, 1 डिग्री का मतलब डिफरेंस 10 दिन का रहता है। 10 दिन का पकड़ ले, नहीं 15 दिन होगा ना, 15 30 30 ट्रैवल करता है वन, कितना दिन मेरे को सब भूल गया हूँ, 65, 18 दिन का होगा, हाँ, सही तो था 18 दिन, 1 डिग्री 18 दिन, तो 18 दिन के आसपास का डिफरेंस होगा। हम्म, पता नहीं, मैं देख के बताऊंगा, ये थिंक आई थिंक कुछ और है चीज़, तो पंचांग दिवाकर लेना है, ले सकते हो तो ले लो, जस्ट मेक श्योर करना काशी विश्व काशी वाला हो, वही पंचांग दिवाकर वही का होता है, काशी का ही होता है। ये वैसे भी काशी से बुलावा आ गया। जाओ जाओ, बढ़िया बात है, कहाँ जा रहे हो? काशी, अयोध्या, चित्रकूट। अरे बहुत बढ़िया जाओ, बहुत बढ़िया। 26 में तो दुनिया खत्म थी ना। परसों ही जा रहा हूँ। अगला साल में भी सूर्य का है।
अगला साल सूर्य का है। इगोइस्टिक फाइट्स। ये सारी सब कुछ होंगी, उससे ज्यादा होंगी। तो फिर भी कम है। मतलब गवर्नमेंट डिस्ट्रक्शन भी होगा। गवर्नमेंट पे टैप, गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। खास करके दे विल बी अ ग्रेट टाइम पीरियड फॉर, स्पेशली फॉर एरिस, जो कि जिसको मंगल रूल करता है, उसके लिए खास करके टाइम पीरियड बहुत बढ़िया आने वाला है। आई थिंक इट विल बी अराउंड 12 सितंबर की जुलाई, दोनों में से कोई एक पीरियड, मुझे याद नहीं है, 12 जुलाई होगा शायद, 12 जुलाई। बहुत ही मस्त टाइम पीरियड आने वाला है वहाँ पर, खास करके पीपल हु आर रूल्ड बाय मार्स। बहुत बढ़िया टाइम पीरियड आएगा उनके लिए। एट द सेम टाइम देयर विल बी अ वॉर फॉर इंडिया, 12 जुलाई या 12 अगस्त, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में। वॉर ऑफ इंडिया या वॉर फॉर? वॉर ऑफ भारत लड़ेगा, लड़ने से पहले ये लड़ तो चुका है। कश्मीर साइड ही होगा ना, वो तो मेनली हाँ उधर ही होगा। हम इतना इफेक्ट शायद ही आ पाएगा लग रहा है। हम्म, दिक्कत है, जैसे क्या होगा ना, पीओके लेने का सर ट्राई तो करेगा इंडिया, बहुत जल्दी ट्राई करेगा, बिकॉज मार्च की जैसे चालू हो गई है ना, मार्च इज ऑल्सो भूमि, तो वो चीज़ें तो ये दिक्कत पहले करेंगे आपको। पहले गलती पहले पाकिस्तान ही करेगा लग रहा है। क्या चीज़? गलती कुछ करेगा मतलब, अभी जैसे अब दिल्ली अभी, में ब्लास्ट किया। हाँ दिल्ली ब्लास्ट किया, उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो हाँ करेगा। वही। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक एनीथिंग बैड, लेकिन आप नोटिस करो जितने भी ब्लास्ट ब्लास्ट सब कुछ होते हैं ना, एग्जैक्टली इलेक्शन से पहले हो जाते हैं। काइंड ऑफ अजीब लगता है, थोड़ा बहुत अजीब लगता है। आई एम ऑल्सो पेट्रियट, आई एम ऑल्सो वेरी, मतलब मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन थिंग्स ना, द टाइम लाइन्स ना बहुत। हाँ बाद में भी वो कर सकते थे ना, वो नहीं, इमेज। वही तो, बार 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 एट द सेम टाइम। अब ये लाइक इसका एक लॉजिकल रीजनिंग भी है कि बिकॉज दे वांट टू डिस्टरप्ट द इमेज ऑफ बीजेपी, राइट। तो ऐसा ही बोला जा सकता है कि मतलब ये बीजेपी नहीं करवा रहा, वही लोग करवा रहे हैं, बिकॉज उन लोग को डिस्टर्ब, हम लोग के इसको ये कर रहे हैं, डिसरप्ट कर रहे हैं। और उल्टा इफेक्ट होता है ना इससे, तो मतलब और ट्रस्ट बढ़ जाता है करेंट हाँ गवर्नमेंट पे वही ही। तो, और एवरी टाइम ये इलेक्शन के पहले ही होता है, खास करके बीजेपी के मेजर इलेक्शन के पहले, तो काइंड ऑफ सस्पिशियस लगता है। ऊपर से जो बीजेपी अभी कारनामा कर रही है, आई एम नॉट सपोर्टिंग बीजेपी भाई। मतलब आप कितना, आपको पता है कि 1.5 लाख रुपया लगता है हर मिनट का सेशन होल्ड करने के लिए पार्लियामेंट में, एंड यू आर डिबेटिंग ओवर समथिंग दैट इज हैपेंड लाइक व्हाट 70 ईयर्स अगो। क्यों, मैं क्यों करूँ, मैं आगे के लिए कुछ सोचना यार, ये बहुत ये घटिया मतलब चीज़ वो है। भी देखा था अभी, मतलब कुछ अपोजिशन